हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस ऑनलाइन यूज़र कल का प्रैक्टिकल किया और किया है तो कोई प्रॉब्लम आया उसमें? ओके, शायद ट्राई नहीं कर पाए हो आप लोग। चलो फिर मुझे बताओ कि कल वाला रिवाइज करने की ज़रूरत है कि आगे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि करना है तो सेम स्टेप कल जो हमने एम सर्व किया था, या कर सकते हो आप वो लोग। यस मयूर सोनिया बताइए आप लोग क्या करना है, कल के रिवाइज देखने की ज़रूरत है या नए टॉपिक के साथ शुरू करें? ओके चलो ठीक है। तो चलिए एक बार सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग लेट हो गए। तो चलो रिवाइज है, कोई बात नहीं, नए टॉपिक शुरू होने तक आ जाएंगे वो। तो सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अब देखो ये हमारा टोटल क्लीन सिस्टम है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना आईपी है ना कुछ सेट है। अब देखो मुझे यम सर्वर करना है, तो हम स्टेप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेंट्रलाइज सर्वर करना चाहते थे, एक काम करते इसको पहले हम आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं। ओके, कुछ नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं। तो सब सेटअप हम जीरो से करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आईपी देता हूँ और नाम सेट कर देते हैं कुछ। तो चलिए, तो आईपी देने के लिए हम कमांड यूज करते थे nmcli कनेक्शन ऐड कनेक्शन हाइफन नेम, और इसको नाम देते चलो सर्वर वन, नाम दे दिया मैंने से, या सर्वर कर देते ओनली सर्वर, इट्स ओके सर्वर। देन इंटरफेस नेम enp0 if name nmcli कनेक्शन ऐड कनेक्शन हाइफन नेम, नेम का स्पेलिंग गलत है देखो, दैट्स वाई ये नहीं ले रहा है। ठीक है ओके। अब सर्वर इंटरफेस नेम enp0 टाइप इथरनेट IPv4 डॉट एड्रेस। तो IPv4 डॉट जो भी हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो सेट करेंगे। तो इसको हम एक आईपी सेट कर देते हैं। तो आईपी सेटअप के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आईपी को, सपोज कोई भी एक सीरीज जो आप कॉमन रखोगे आगे जाके। तो चलो 192 की सीरीज लेता हूँ, 192.168.0.2। आप भी चाहे तो यही आईपी सेट करना अपने एम सर्वर को, तो मान लो आगे जाके ये कॉमन रहेगा। तो ये होगी आईपी। देन GW4 गेटवे 4, तो गेटवे सेट करते इसको 192.168.0.1 एंड IPv4 डॉट DNS। तो ये भी 192.168.0.1 एंड कनेक्शन डॉट ऐटो कनेक्ट, यस IPv4 डॉट मेथड इट्स मैनुअल, एंटर। तो देखो ये बन गया सर्वर कनेक्शन। फिर हम इस कनेक्शन को ऑन करना चाहते हैं, तो NMCLI कनेक्शन शो करते हैं। ENP चल रहा है, NMCLI कनेक्शन डाउन, ENP वाला कनेक्शन डाउन कर दिया। फिर NMCLI कनेक्शन ऑफ करेंगे, हमारा जो कनेक्शन है सर्वर वाला कर दिया, तो वो ऑफ हो गया। अब होस्ट नेम भी दे देते इसे कुछ, होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम। तो होस्ट नेम रखते इसका चलो सर्वर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो इसे डोमेन कोई भी तो दे सकते, तो एग्जाम्पल डॉट कॉम दे दिया। अब टर्मिनल को क्लोज करते हैं, फिर से ओपन कर लेते हैं, एंटर। अब देखिए हमारे सिस्टम को एक प्रॉपर नाम है, एक आईपी एड्रेस है। आईपी एक बार वेरीफाई करना चाहो तो IF कॉन्फिग, और हमारा कनेक्शन जो NIC कार्ड है उसका नाम ENP0S3 है। तो देखो हमने जो आईपी सेट किया था ये सेट हो गया। ठीक है, अब आईपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब LSBL क्या करते हैं कि हमारी ISO फाइल है, तो यस ISO फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें इसको यूज करना है पैकेज पर्पस के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लोकल सर्वर जरूर बना लेंगे, क्योंकि तब तक तो हम HTTPD को नहीं डाल सकते ना, HTTPD हमें जरूरी है। तो सिंपल इस बात को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और फिर इसको क्लियर करता हूँ।
cd करके चलते हमारे डिफ़ॉल्ट लोकेशन etc yum डॉट repos डॉट डी। इस लोकेशन पे यहाँ पे आपको रेपो फाइल बनानी है। तो vim मैं इसको नाम देता हूँ, चलो एग्जाम डॉट रेपो, एंटर। इस फाइल में आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, एक आईडी देना है। तो 1 दिया, फिर एक आपको नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो, ऐप दिया, फिर आपको बेस यूआरएल देना है। इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जो आपका प्रॉपर पाथ है वही देना है। तो मेरा फिलहाल लोकल पाथ है, तो मैंने फाइल लिखा और जो भी हमने कॉपी करके लाया था उसे पेस्ट करते हैं। तो इस लोकेशन पे हमारी ऐप स्ट्रीम डायरेक्टरी है, इसमें हमारे पैकेजेस है। देन इनेबल्ड इक्वल टू 1, जीपीजी चेक इक्वल टू 0। सेम आप इस लाइन को कॉपी कीजिए, क्योंकि आपको फिर से बेस ओएस के लिए सेम लिखना है। तो 5YY और एंड ऑफ द पेस्ट करते हैं। अब इंसर्ट मोड में चलते हैं और इसको हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ ऐप इसको हम नाम देते हैं, चलो बेस। फिर ये भी बेस ओएस कर दो, क्योंकि हमें दोनों फोल्डर के पाथ देने हैं। तो इसको अब हम यहाँ पे बेस ओएस कर लेंगे। तो बेस ओएस, बस हमारा सब कुछ काम हो चुका है। अब आप चेक करोगे यम रेपो लिस्ट, तो रेपोजिटरी लिस्ट हमारी रेडी हो जाएगी। देखो कुछ तो गलत है, नहीं बन पाई। तो चलो बेस यूआरएल में इशू हुआ है, मतलब ये ना बने तो हमने कुछ तो मिस्टेक की है। तो चलो एग्जाम डॉट रेपो क्या लिखा मैंने इसमें, तो बेस यूआरएल का स्पेलिंग देखो मेरा गलत है दोनों जगह पे। तो बेस यूआरएल और ऊपर भी देखेंगे तो 20 URL। ठीक है, अब सही है स्पेलिंग। तो अब सेव कर देते हैं। फिर से यम रेपो लिस्ट को चेक कर लेते हैं, एम रेपो लिस्ट। तो देखो अब रेपोजिटरी लिस्ट हमारी बन जाएगी। चलो रेपो लिस्ट बन गई। अब रेपो लिस्ट बन गई है तो हम पैकेज डाल सकते हैं। और हमें कौन सा पैकेज चाहिए, मेन यम इंस्टॉल HTTPD। बस सेम हमने कल किया था, हैपन वाई फॉर यस। तो इस पैकेज को हम इंस्टॉल कर देंगे। तो देखो कल हमने इसे मान लो 1 से 1.5 घंटा डिस्कस किया था, बट ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है। सिर्फ और रेपो फाइल बनानी है तो आपके पैकेज आना शुरू हो गया। अब पैकेज आ गई तो इसको इंस्टॉल कर लो। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो systemctl स्टार्ट HTTPD, तो सर्विस को स्टार्ट कर देना है। और जैसे ये स्टार्ट होगी हम इसको इनेबल करेंगे, फायरवॉल में ऐड करेंगे, ताकि हम दूसरों को भी हमारे पैकेजेस देना चाहते हैं। तो होने देते इसे कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट होने के लिए कुछ फ्यू सेकंड ले रहा है, वेट करते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी करके ये सेटअप करना है। इसके बिना आप आगे के प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। चलो ये स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड चलाते हैं, systemctl enable HTTPD, ताकि ये बाद में भी सर्विस चलती रहे। तो ये एनेबल भी हो गया। अब फायरवॉल का रूल भी अभी सेट कर दो, मतलब कोई बाकी नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्शन। तो फायरवॉल हाइफन CMD डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन ऐड हाइफन सर्विस HTTP, ताकि बाहर वाले लोग जो हमसे पैकेज रिसीव करेंगे उनको पैकेज यहाँ से मिलने चाहिए। हमारे फायरवॉल ने उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो हो गया ऐड। फायरवॉल को रिलोड कर दो, फायरवॉल हाइफन CMD डबल हाइफन रीलोड। तो ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको पैकेज को कॉपी करना है। जो हमारे पैकेज थे, रन में था मीडिया, मीडिया में रूट, रूट में RHEL, एंटर। सिर्फ बेस ओएस और एपस्ट्रीम को कॉपी करके हमारे लोकल फोल्डर VRWWHTML में लेना है। तो CP ऑप्शन
RF, हम V को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वो स्पीड को स्लो कर देता है। सो ऐप स्ट्रीम को कॉपी कर लेते हैं और ये कहाँ पे चाहिए, VR www HTML, एंटर। तो बस अब जितने भी पैकेज आपके पास है सब कुछ कहाँ पे आ जाएंगे, इनसाइड द HTML। तो वेट करते हैं क्योंकि ये नियर अबाउट 5.3 GB है और ये नियर अबाउट 900 MB है। तो जैसे ये दोनों कॉपी हो जाएंगे फिर हमारे पास लोकल सॉफ्टवेयर है, इसके बाद वो ISO फाइल भी हमारी कहीं पे चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम फिर भी चलता रहेगा। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 5 GB कॉपी करना है मतलब। चलो हो गया कंप्लीट। अब सेम कॉपी करेंगे बेस ओएस को। तो बेस ओएस VR www HTML, और इसे भी हम पेस्ट कर देंगे, F चाहिए, V नहीं, F, और एंटर। तो ये क्विकली हो जाएगा, ये सिर्फ 900 MB का है। अब ये दोनों भी वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे तो हम हमारी जो रेफो फाइल है ना उसको अपडेट करके देंगे और उसको इसका पाथ समझाएंगे जो हमारा IP के साथ है। अब देखो ये जो हमारा M सर्वर है इसको जो पाथ पता था पहले, देखो वो हमारी ISO फाइल का था, LSBL के करेंगे ये वाला। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है लेकिन ये ना रही तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा सपोज यू माउंट, मुझे अनमाउंट करना है, ये कोई ज़रूरत नहीं आपको करने की, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। मीडिया, और ये वाली नहीं चाहिए। देखो अब LSBL के करेंगे तो ये नहीं दिखाएगा, वो DVD यहाँ से अनमाउंट हो चुकी है। अब मैं यदि करूँ ना यम रेपो लिस्ट, तो देखो रेपो लिस्ट में क्या दिखाता है, इसके बाद रेपोजिटरी पहले से क्रिएट है दैट्स वाई ये आ गई। यम क्लीन करते हैं तो इसकी कैशे फाइल क्लीन हो जाएगी, यम क्लीन ऑल। देखो अब ये क्लीन हो गई। अब रेपो लिस्ट करेंगे तो रेपो लिस्ट जनरेट भी नहीं होगी, तो हम चलते ही etc यम डॉट रेपोज डॉट डी में, और इस लोकेशन पे आके जो हमारी फाइल थी ना VIM एग्जाम डॉट रेपो, इसको एडिट करेंगे और सिर्फ हमारा यहाँ पे IP देंगे। ये हटा देंगे अब सब कुछ क्योंकि हमारे पैकेज अब वहाँ पे है भी नहीं। हमारे जो पैकेज है वो बेस URL में है, HTTP के थ्रू हमने शेयर किए, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हमारा खुद का IP 192.168.0.2। सेम लाइक यहाँ पे भी आपको वही करना है। तो ये जो पाथ है इसको हटा दीजिए और यहाँ पे HTTP का पाथ दे दीजिए, तो सब कुछ रिमूव। बेसो इसको रहने देते, उसकी ज़रूरत है, http:// फी 192.168.0.2। बस ये भी रेडी हो गया। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। बस अब आप चेक करोगे यम रेपो लिस्ट, देखो हो रही है जनरेट। बस आपका सब कुछ काम यहाँ पे हो चुका है। तो सेम लाइक आपको ऐसे ही करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। अब देखो इतना सब कुछ हो गया ना, तो आप क्लाइंट पे भी जाना जो आपका दूसरा सिस्टम है, क्योंकि आप वहाँ पे तो चेक करोगे ना पैकेज एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रहा है। तो इस पे आना, अब इसको भी आपको IP देना पड़ेगा क्योंकि तब तक दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। तो चलो इसको भी एक IP देंगे और इसको भी कुछ नाम दे देंगे। ओके, इसको नाम हम क्लाइंट देंगे या फिर डेस्कटॉप ऐसा कुछ रखेंगे, तो कुछ एक नाम सेट कर देंगे इसे भी, ताकि हमें दोनों सिस्टम में वेरिएशन भी तो दिखे, क्योंकि दोनों के वॉलपेपर सेम है, सब ग्राफिक्स सेम है, तो कुछ समझ में जल्दी नहीं आएगा आपको। दैट्स वाई बेटर है कि हम इसको कुछ नाम सेट कर देंगे। ओके ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और NMCLI, पहले तो होस्ट नेम सेट कर देता हूँ। देखो ये होस्ट नेम पहले इसका भी सर्वर है तो दोनों कंफ्यूज करेंगे। होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम,
तो इसको मैं नाम देता हूँ, चलो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप वन कहते हैं इसको, डेस्कटॉप वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो जैसे हम इसको क्लोज करके ओपन करेंगे, बस अब इसका नाम हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एग्जिट करते हैं और फिर से स्टार्ट मेन्यू में चल के टर्मिनल को ओपन करते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप वन नाम आ गया। ठीक है, आईपी देते हैं, तो NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन हाइफन नेम, कनेक्शन को नाम देते हैं, चलो डेस्कटॉप वन ही रखते हैं। फिर इंटरफेस ENP0, टाइप ईथरनेट, IPv4 डॉट एड्रेस 192.168.0 डॉट 0 की सीरीज का कोई भी दीजिए, चलो इसको 3 दे देते हैं, /24। GW4 का मतलब गेटवे, गेटवे वर्जन 4 के लिए 192.168.0.1 एंड देन IPv4 डॉट DNS 192.168.0.1 कनेक्शन डॉट ऐड टू कनेक्ट, और यस IPv4 डॉट मेथड इट्स मैनुअल। हो गया कनेक्शन ऐड। NMCLI कनेक्शन डाउन, देखो पहला ENP होता है बाय डिफॉल्ट, तो डाउन। NMCLI कनेक्शन अप कर दो अब, तो NMCLI कनेक्शन अप, और हमने जो बनाया वो डेस्कटॉप वाला हो गया। अब ये और आपका M सर्वर जो है वो दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपने सेम IP दिया है। देखो 192 ट्राई करके देखते हैं, तो 192.168.0.2 सामने वाले का IP2 है, देखो हो रही है कनेक्टिविटी। अब आप ये चेक करो क्या ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है खुद, तो यम इसको रेपो लिस्ट जनरेट करने को कहते हैं। देखो इसको रेपो लिस्ट नहीं मिल सकती क्योंकि इसके सेम सर्वर है ही नहीं, हमें पैकेज उससे लेने हैं। तो आप एक ही काम करो, उससे उस फाइल को कॉपी करके लेंगे ना, वही फाइल तो हमें इधर बनानी है। तो देखो कॉपी करने के लिए रिमोट हमारी कमांड थी SCP, और कॉपी किससे करनी है, रूट से। कल मैंने उधर से इधर भेजी थी तो पाथ आगे पीछे थी, आज ले रहे उससे। तो मुझे फाइल जो रिसीव करनी है वो 192.168.0.2 से लेनी है, और उसके पास वो फाइल कहाँ पे है, ETC में yum.repo में उसकी फाइल है, और फाइल का नाम क्या है, तो exam.repo, जो हम वहाँ पे बना के आए, तो exam.repo। ये मुझे लोकल कहाँ पे चाहिए, तो ETC में yum.repos.d में, तो ये हमारा लोकल पाथ है, यहाँ पे वो फाइल आनी चाहिए। यदि वो फाइल आपके पास आ गई तो आपका फाइल वैसे भी हो जाएगा। तो एंटर करते हैं, एस्नो पूछेगा तो यस, पासवर्ड पूछ रहा है तो हमारा पासवर्ड सामने वाले का डालना है रेड हैट। देखो आपकी फाइल आ गई। अब आप चेक करोगे यम रेपो लिस्ट, तो देखो अब रेपो लिस्ट बन जाएगी, आ गए पैकेज। बस आपको इतना ही करना है, 10 से 15 मिनट का सेटअप है। एक बार ये हो गया ना, फिर आपको कहीं पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर डालना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको ये पता चला कि चलो सामने वाला सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर दे रहा है। जब आपका ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाए ना, तो आप क्या करना, जो आपका सर्वर है ये वाला, इसका एक स्नैपशॉट ले लेना। ओके, जिस देखो इसको मैंने क्लोज किया टर्मिनल को, सब कुछ ठीक ठाक है। आपको लगता है टाइम डेट वो भी अपडेट करके लेना है तो कर सकते हो। ओके, मैन्युअली आप उसको टाइम डेट सेट कर सकते हो, ये जो हमारा सर्वर है, क्योंकि यहाँ पे गलत है। देखो 15 दिसंबर दिखा रहा है मेरा, तो मैन्युअली टाइम भी डाल दो, क्योंकि स्नैपशॉट ले रहे तो हमारा टाइम भी अपडेट हो। चलो जानबूझ के हम ये कर रहे हैं। तो आता हूँ टर्मिनल पे, कमांड होती है हमारी टाइम डेट CTL सेट हाइफन टाइम, और आज का टाइम सेट कर देते हैं यहाँ पे। सो आज जो डेट है 2022, मंथ चल रहा है 05, देन 29 इज अ डेट, एंड टाइम हुआ है 9:22, तो 09 कोलन कर दो 22 कोलन, चलो 50 सेकेंड कर दिया, ये भी सेट हो गया। तो अब चेक करोगे टाइम डेट, तो देखो ये में हो गया। चलो अब हमें ये भी पता चलेगा, हाँ इस दिन हमने स्नैपशॉट लिया था। सब कुछ क्लियर है, IP सेट है, होस्ट नेम है, सब कुछ एक यम सर्वर प्रॉपरली है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे नाम देता हूँ
टेक स्नैपशॉट में यम सर्वर। तो अब फ्यूचर में मुझे जब भी कोई पैकेज डालने हैं तो सिर्फ क्या करूँगा, मैं रिस्टोर करके ले लूँगा, यम सर्वर हमारा रेडी हो जाएगा। मतलब आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2-3 दिन मत लेना, जब तक आपको नहीं लगता आपको परफेक्टली आता है। 2-3 बार करना ऐसे, जब प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए ना तो ऐसे एक स्नैपशॉट लेना। स्नैपशॉट लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने स्नैपशॉट आप ज़्यादा लोगे ना, आपकी सिस्टम में डिस्क स्पेस उतना ज़्यादा यूटिलाइज होता है, ये भी याद रखना। बहुत ज़्यादा नहीं लेके रखने। जैसे आपके पास कोई पुरानी स्नैपशॉट है, देखो यहाँ पे वीएम पे, तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देती है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे सिस्टम में, ये वाला, तो इसका पुराना स्नैपशॉट देखो ये है मेरा। ओके, मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ से डिलीट। सिर्फ लेटेस्ट वाला रखा क्योंकि कम से कम 4 से 5 GB मेरी ड्राइव यहाँ पे फ्री हो जाएगी। ओके, तो बहुत सारे 5-7 स्नैपशॉट संभाल के ना रखना। अब प्रॉपर हम सर्वर है, हमारी डिस्क भी वहाँ पे पहले वाली जो ऐड की थी, सब कुछ सही है, तो एक स्नैपशॉट ले लिया हमने। जो पुराना वाला था वो हटा दिया। क्योंकि मैंने हटाया क्यों? क्योंकि देखो मेरी डिस्क की जो कंडीशन है ना, सच में ख़राब हालत है सिस्टम की। टोटल फुल स्क्रीन हो गई है। अभी जो टाइम मिलेगा, अभी 2-3 दिन में मैं इसको खाली करवाता हूँ, सब डिस्क टोटल फुल हो गई है। दैट्स वाई मेरा सिस्टम भी स्लो होने लगा है। सो ये खाली करना पड़ेगा मुझे। सो मैंने स्नैपशॉट का जो भी स्पेस था वो हटा देगा। सेम लाइक देखो दूसरा वाला सिस्टम, ये जो है, ओके, इसका भी आपको स्नैपशॉट लेना है तो ले सकते हो। देखो हमें प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए था, वो डिस्क चाहिए थी। मेरे पास 10 GB की डिस्क है, आपने उसके बाद भी स्नैपशॉट लिए थे। फिर अब इसको क्लाइंट बनाने जा रहे थे, इसको नाम सेट कर दिया, सब कुछ है, तो आप इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हो। ताकि फ्यूचर में क्या होगा, जब आपको कोई पैकेज डालना है, आईपी सेट करना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दोनों को दोनों क्या है, रेडीमेड रेडी है। डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल को शुरू कर सकते हो। तो इसका भी टाइम डेट में अपडेट कर देता हूँ। तो चलो टाइम डेट ctl सेट हाइफन टाइम, और इसको भी टाइम देते हैं यहाँ पे 2022-05-29 एंड टाइम 09 चलो 25 हो गए, तो 25 सपोज 0 या 20 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली दे दिया। देखो टाइम डेट इसका भी अपडेट हो गया, तो इसको भी क्लियर कर दिया, सब कुछ सही है। अब सिर्फ यहाँ पे ना मेरे पास शायद पुराने पैकेजेस होंगे इस सिस्टम पे, मैं वो हटा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, rem-ref VRWWHTML में मेरे पास पुराने पैकेजेस थे, तो यहाँ पे जो कुछ है डिलीट कर देता हूँ। देखो ये इतना डेटा था, स्नैपशॉट लूँगा तो ये भी सेव हो जाएगा। चलो सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने इस सिस्टम को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट करता हूँ, और अब देखो यहाँ पे सब प्रॉपर ये क्लाइंट बन चुका है। इसका भी एक मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ, और चाहे तो इसको नाम देता हूँ मैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप 1 के, चलो ठीक है, हमें याद रहेगा हमने किस लिए स्नैपशॉट लिए थे। तो दोनों भी सिस्टम को हमने प्रॉपर सेट कर लिया, स्नैपशॉट ले लिया। अब हमें आगे के जो भी प्रैक्टिकल करने हैं ना, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से हम इन पे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। तो सेम इन्वायरमेंट सेटअप आपको कर लेना है। और रही बात इसकी भी, आपको लगता है पुराने स्नैपशॉट इनके डिलीट करने कर सकते हो। अब देखो मेरे पास ये पुराना था, इसका डिलीट कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। तो चलो अब सब प्रॉपर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक सर्वर है एम सर्वर के, और दूसरा वाला एक डेस्कटॉप है। तो हम आज के प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखो एम सर्वर पे आते हैं। अब हमारा पहला जो प्लान है आज का नए टॉपिक के साथ, तो हम यहाँ से कोई फोल्डर कुछ सामने वाले को शेयर करना चाहते हैं। जैसे देखो मैं मेरे सिस्टम में आता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ, देखो अब ये नाम ये सब रहेंगे। मैं कल इसको बंद करके भी चालू कर दूँ तो ये से शुरू होगा, तो कल के बाद मुझे एम सर्वर करने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि सब सेटअप हो चुका है। अब देखो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir, फोल्डर को नाम देता हूँ डेटा। तो डेटा नाम का फोल्डर बना है, इसमें क्या है देखो कुछ नहीं है, खाली है, ls नहीं है। तो 2-4 फाइल बना देते टच से। तो फाइल को नाम देते नोट,
1 से लेके 10 तक। तो हमने 10 फाइल बना रहे .txt वाली, ठीक है। अब जो डेटा फोल्डर है ना, इसको हम क्या करते हैं, फुल परमिशन देते हैं। बाहर आता हूँ डेटा से और कमांड डालता हूँ chmod। सामने वाले के लिए हमने फुल परमिशन डाल दी। कोई अपना डेटा अपलोड करना चाहेगा डेटा में तो भी कर सकता है, और हमारी फाइल को रिसीव करना चाहता है तो भी कर सकता है। तो डेटा फोल्डर को देखो मैंने फुल परमिशन दे दी। आपको चेक करनी है तो ls-ld डेटा देखो है 777 है। डेटा में क्या है तो लिस्ट देखो, डेटा में ये 10 फाइल है। अब हमारा प्लान क्या है, सिर्फ जैसे ये फोल्डर हमने बनाया, हम चाहते हैं इसके अंदर जो कुछ है हम दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें। जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप को ये डेटा मिलना चाहिए, मैंने शेयर किया तो बस इस प्लान के साथ है। तो देखो हमें करना क्या है, तो आज हम यहाँ पे सेटअप करेंगे NFS का। बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रैक्टिकल है। NFS मतलब इट्स कॉल्ड अ नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो NFS कहलाता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब NFS जो है इट्स अ वेरी पॉपुलर नेटवर्क फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल, जो आपकी लोकल फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दूसरों के साथ। ओरिजिनली इट्स डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम। ओके, ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी, शायद आपने नाम इसका पहले भी सुना होगा। जावा डेवलपर थे ये, सन जावा जो आता था इनका ही प्रोडक्ट था। अभी वो ओरेकल हो गया, ओरेकल ने इसे हायर कर लिया। सो सन माइक्रो सिस्टम ने 1984 में इसे डिज़ाइन किया था एंड इट अलाउ टू शेयर कंप्यूटर फाइल ओवर द नेटवर्क। और ये पोर्ट नंबर को यूज़ करता है 2049 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर। अब रही बात इसका सेटअप कैसे करेंगे, तो सीधा प्रैक्टिकल पे आ जाओ, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको पैकेज डालना है, फिर NFS सर्विस को स्टार्ट इनेबल कर देना है, फिर जो फोल्डर बनाना है वो तो हम ऑलरेडी डेटा नाम से एक बना चुके हैं यहाँ पे नोट्स में, चलो भले NFS शेयर मैंने तब बनाया था। तो चलो अब कर लेते हैं स्टेप को। बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट भी नहीं जाएगा, इतना आसान सेटअप है, इसलिए मैंने पहला चॉइस इसको लिया। देखो सबसे पहले आप लिखोगे yum इंस्टॉल NFS। अब मुझे NFS का वर्जन वो कुछ पता नहीं तो मैंने स्टार लगा दिया, एंटर करते हैं। अब देखो जैसे एंटर करोगे ये आपको बताएगा यस NFS-ESL टूल इंस्टॉल होगा। 54 KB का टूल है देखो, और इंस्टॉल करने के बाद 127 KB बन जाएगा। कर दो यस, एंटर, तो बस ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारा ये टूल हमारी डायरेक्टरी को शेयर करने वाला है, तो आप इसको स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के लिए कमांड है systemctl start NFS-server। सर्विस का नाम याद रखना, NFS-server है। जैसे एंटर किया ये सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। शायद मेरे इस सिस्टम में कुछ इश्यू है, हर सर्विस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्लो हो गए तो मैं एक ऑप्शन एक ही करूँगा, दोनों सिस्टम को सीधा मैं डिलीट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम तक, और टोटल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। ओके, आपको भी करना है ऐसा तो कर लो, क्योंकि आपकी फुली प्रैक्टिस होगी ना। IP सेट करना है, होस्ट नेम सेट करने हैं, यम सर्वर करना है, सब कुछ फ्रेश पे कर लो। तो ये मेरा सिस्टम ना जाने 2-3 साल से ऐसा ही है, हर बार नए स्नैपशॉट लेता हूँ, हर बैच में डिलीट करता हूँ। दैट्स वाई परफॉर्मेंस शायद स्लो हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ फाइल बनाता रहता हूँ। देखो अब ये हो गया स्टार्ट। systemctl enable NFS-server। देखो अब हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई, एनेबल हो गई, बंद नहीं होगी, रिस्टार्ट के बाद भी चलती रहेगी। अब जब कोई सामने वाला हमारे फोल्डर को एक्सेस करने आएगा तो NFS के थ्रू आने वाला है। तो आप फायरवॉल को ये बता दो, फायरवॉल -cmd %permanent $add -service NFS। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम हमने इसको ऐड किया, सक्सेस बोला, फायरवॉल को रिलोड कर दो। फायरवॉल -cmd $reload, आपकी सर्विस रिलोड हो गई, ठीक है। अब सर्विस स्टार्ट एनेबल सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ एक ही बात रहेगी कि हमने डेटा नाम का फोल्डर बनाया। NFS को क्या पता हमें शेयर क्या करना है, हम तो इसे कितने भी बनाते रहते हैं। तो NFS को ये समझाना पड़ेगा आपको कि आपको शेयर क्या करना है। तो उसके लिए NFS की एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है आपके सिस्टम में पहले से है, ATC में फाइल मिलेगी जिसका नाम है एक्सपोर्ट्स। NFS से जो भी हम दूसरों को शेयर करेंगे उसको एक्सपोर्ट में लिखना है। तो
हम इस एक्सपोर्ट फाइल को ओपन करते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट में जाओगे तो देखो एम्प्टी मिलेगा आपको। अब आपको यहाँ पे ये बताना है इसे कि ये जो शेयर करना चाहता है कौन से फोल्डर को शेयर करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्केप इंसर्ट मोड डेटा, मुझे ये फोल्डर शेयर करना है। किसके साथ? तो जिनका आईपी 192.168.0.0 नेटवर्क आईडी लिखा जाता है यहाँ पे। नेटवर्क आईडी का मतलब होता है मैं एक के साथ नहीं, ये सब नेटवर्क वालों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी लोग 0.0 से बिलोंग करते हैं। तो 24 लिखा मतलब होल सबनेट को। जिन्होंने सीसीएनए किया उनके लिए ये बड़ी बात नहीं, उनको पता है नेटवर्क आईडी क्या होता है। नेटवर्क आईडी मतलब जिनको नहीं पता, देखो जिनका भी आईपी 192.168.0 से शुरू होता है उन सब के लिए भेज रहा हूँ। मतलब कोई भी आईपी सामने वाले का हो मेरा डेटा को एक्सेस करेगा। मैंने फोल्डर को फुल परमिशन दी थी, यहाँ पे भी मैं इसे रीड राइट देता हूँ। एक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनएफएस के थ्रू एक्स बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इनेबल होती है। तो रीड राइट परमिशन हम एनएफएस से दे रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। देखो काम हो गया। अब ये कंप्लीट करने के बाद एनएफएस सर्विस को रिस्टार्ट कर दो, उसे भी पता चले हमने इसमें चेंज किया है। तो systemctl रिस्टार्ट एनएफएस हाइफन सर्वर। इसे क्यों रिस्टार्ट करवाया? क्योंकि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करते हैं ना, हमेशा सर्वर कोई भी हो अपनी उस सर्विस को हमेशा स्टार्ट करना। आपको याद है तो हमने एसएसएच में भी किया था। एसएसएच में जब अपडेट करते थे तब तक सर्विस को पता ही नहीं चलता था। फायरवॉल को भी हम चेंज कर रहे हैं तो फायरवॉल को रिलोड कर दो या फिर systemctl रिस्टार्ट फायरवॉल डी कर दो। तो सर्विस को अपडेट करने के लिए आपको ये कमांड चलानी होती है। तो देखो अब ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा सब कुछ काम हो चुका है। और फिर भी आपको लगता है यार मैंने सक्सेसफुली शेयर किया कि नहीं किया, तो एक कमांड और चलाना इधर, एक्सपोर्ट एफएस ऑप्शन आर वी रिकर्सिव वर्बोज। ये आपको दिखाएगा आपने क्या एक्सपोर्ट किया। तो मुझे बता रहा है कि आप एक्सपोर्ट कर चुके हो इन लोगों के साथ डेटा को। चलो फायरवॉल सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो अब सामने वाला एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस कर सकता है। अब बात है सामने वाले सिस्टम की। आते हम डेस्कटॉप पे, इसलिए तो हमने दो सिस्टम रखे हैं। अब हमने वहाँ से शेयर कर दिया, अब हम खुद यहाँ से एक्सेस करके ये श्योर करना चाहते उसने जो शेयर किया कि हम एक लिनक्स पे कैसे एक्सेस करें। तो अब हमारे स्टेप को देखोगे तो स्टेप में देखो हमने ये इंस्टॉल कर दिया, फिर फायरवॉल को लोड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया किसको शेयर कर रहे हैं। इसके बाद आगे आएंगे, अब क्लाइंट साइड का नंबर है। तो क्लाइंट साइड पे भी एक पैकेज होना चाहिए जिसका नाम है nfs-utils। ठीक है, चलते हैं क्लाइंट साइड पे और सबसे पहले वो पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि एनएफएस डेटा को एक्सेस करना है तो ये इंस्टॉल करना जरूरी है। बट देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके सिस्टम में इंटीग्रेटेड होता है, पहले से नहीं है तो हो जाएगा, और है तो बताएगा ऑलरेडी इंस्टॉल। तो यम से कहते यम इंस्टॉल nfs-utils, इसलिए हमें यम सर्वर चाहिए। देखो एंटर करेंगे, अब है कि नहीं पैकेज। तो देखो पैकेज ये बता रहा है इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल, ये आपके पास पहले से है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो फिर अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब देखो सामने वाले ने डेटा को शेयर किया, अब यदि हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ओके, तो जस्ट मिनट। ओके सो अब देखिए वहां से हमने शेयर कर दिया, हम एक्सेस करेंगे। ओके तो हमारे पास देखो एक फोल्डर होता है, यहाँ पे हम जाएंगे ना टॉप लेवल डायरेक्टरी में, तो एम एन टी का हमने आज तक कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। एम एन टी इतना ही पता है एम टी होता है। तो एम एन टी हमें इसलिए दिया गया ना कि हम टेम्पररी किसी को माउंट करना चाहते हैं, कुछ डेटाबेस को जिसने कुछ शेयर किया है किसी डीवीडी सीडी पेन ड्राइव को, तो एम एन टी का इस्तेमाल होता है। इसलिए एम टी फोल्डर हमारे पास हमेशा रहता है। अब उसने जो शेयर किया ना उधर से मैं चाहता हूँ वो डेटा मुझे एम एन टी में मिले। अब देखो
उसने शेयर किया। अब तक हमने यहाँ पे रिसीव करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं, वो पैकेज NFS -util डालना चाहे वो तो पहले से था। अब देखो कमांड चलाते माउंट करना है मुझे, जो उसने शेयर किया है उससे हैपन टी फाइल सिस्टम टेबल के लिए। कौन सी फाइल सिस्टम यूज की उसने, NFS। और उसका सामने वाले का आईपी क्या है, तो उसका आईपी है 192.168.0.2। उसने मुझे शेयर किया, मेरा 3 है। अब यदि उसने शेयर किया तो आप कहाँ पे माउंट करना चाहते हो, तो मैं माउंट करना चाहता हूँ इसको, सॉरी उसने शेयर क्या किया पहले ये बताओ, उसने डेटा शेयर किया। ओके, तो सामने वाले ने NFS के थ्रू डेटा फोल्डर को शेयर किया, उसका आईपी लिखा और स्पेस देखिए, ये बताओ आप उसे कहाँ पे माउंट करना चाहते हो आपके पास, तो MNT, इसलिए तो ये खाली फोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटर किया, बोला तो कुछ नहीं, बट हुआ क्या फिर, तो LS करके MNT से पूछो क्या हुआ, उसका डेटा आ गया। तो सामने वाले का डेटा रिसीव करने के लिए जस्ट हमने ओनली वन कमांड चलाई, बाकी कुछ नहीं। कमांड में भी क्या है तो फिर से देखो, हम माउंट करना चाहते हैं फाइल सिस्टम NFS को, जो इस सिस्टम ने हमारे लिए शेयर किया और फोल्डर का नाम डेटा है। उसे मैं कहाँ पे माउंट करना चाहता हूँ, MNT में, तो बस वो डेटा हमारे पास आ गया। NFS का एडवांटेजेस यही है, ईजी ऑफ यूज, बहुत ईजिली आप डेटा को शेयर कर सकते हो। सिक्योरिटी का यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है, सिक्योरिटी है भी नहीं, क्योंकि ना ऑथेंटिकेशन है, ना पासवर्ड पूछा, ना कुछ पूछा, एवरीथिंग ओपन है। ओके, जब बात सिक्योरिटी आएगी ना, तो सांबा को देख लेंगे। सांबा के साथ वो पावर है कि सांबा पासवर्ड वो सब रखता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक ओपनली डेटा शेयर करोगे आप, और आपको याद है कि आपने उधर से परमिशन क्या दी थी, 777। इसका मतलब अब आप MNT में जाओगे ना, CD करके MNT में देखो, आप इधर फाइल फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा MKDIR रेड। अब आप ये मत समझना मैंने MNT में बनाया, MNT में माउंटेड कौन है, डेटा। तो आप ये कहोगे मैंने जो फोल्डर बनाया वो डेटा में बना, क्योंकि वो यहाँ पे माउंटेड है। और डेटा में यदि बना है वो तो सर्वर पे भी दिखेगा, क्योंकि डेटा तो उसी ने शेयर किया। चलो फिर ये सर्वर चलते, इधर डेटा आया क्या, देखो आ गया। तो इसलिए तो हमने सामने वाले को 777 दिया था, ऊपर से रीड राइट दी थी, तो वो कुछ भी यहाँ पे फाइल फोल्डर बना सकता है। और हमने भी इधर बनाया, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ चलो विन नाम का फोल्डर, तो ये भी उसको दिखेगा। अब क्लाइंट पे आओगे, देखो क्लाइंट पे विन आ गया, तो इसलिए हमने रीड राइट परमिशन रखी है। अब जब आपको लगता है नहीं काम हो गया, अनमाउंट कर देना है, कोई बात नहीं, आप बाहर आ जाओ, यू माउंट MNT, आपका फोल्डर चला जाएगा। अब चेक करोगे LS, MNT में कुछ नहीं है, आपका MNT पहले जैसा खाली हो गया। बट कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हो यार ये परमानेंट मेरे पास रहे, परमानेंट, क्योंकि माउंट कमांड आपको पहले से पता है, डिस्को भी माउंट किया करते थे, बट ये टेम्पररी कमांड है, ये परमानेंट नहीं कर सकती। रिबूट करोगे ना, आपका माउंट MNT में जो था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब आपका प्लान क्या है, रिबूट के बाद भी ये परमानेंट रहे, ये कभी ना जाए। तो आप एक काम करोगे, अब MNT का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भी फ्यूचर में कुछ माउंट करना तो MNT को खाली रहने देंगे टेम्पररी के लिए ऐसे ही। तो हम एक खुद का फोल्डर बना लेंगे और कुछ भी एक नाम दे दो, सो माई NFS डेटा, ऐसे ही नाम दे दिया मैंने, एक फोल्डर बना दिया MT। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो सामने वाला शेयर करेगा वो डेटा सब इसमें होना चाहिए। चलो परमानेंट माउंट करेंगे, और जब भी परमानेंट की माउंट की बात आती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ETC fstaff फाइल सिस्टम टेबल। देखो इस फाइल में आ जाओ, सबसे एंड पे आना, जैसे हम डिस्को भी माउंट किया करते थे। एंटर, यहाँ पे लिखोगे आप, आपको शेयर किसने और क्या किया, तो मुझे 192.168.0.2 ने डेटा को शेयर किया, और फाइल सिस्टम और माउंट पॉइंट, तो पहले माउंट पॉइंट मैं इसको माई NFS डेटा में माउंट करना चाहता हूँ। फिर उसने कौन सी फाइल सिस्टम के थ्रू शेयर किया, NFS फी डिफॉल्ट्स और 0 स्पेस 0। सब पुराना ही तरीका है हमारा, यहाँ पे डिस्क का नाम होता था, डिस्क माउंट पॉइंट होता था, डिस्क की फाइल सिस्टम होती थी, सिर्फ ये दूसरे ने शेयर किया, इसको माउंट करना है। सेव कर दो और बाहर आ जाओ, राइट एंड क्विट। अब आपको चेक करना है तो माउंट हैपन A चला दो,
कमांड तो रन हो गई। फिर देखो आप ls करके माई डेटा में क्या आया, तो ls/my-data माई एनएफएस डेटा, देखो आ गई वो फाइल फोल्डर। अब आपका सिस्टम रिबूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके वो फाइल फोल्डर यहाँ से ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे। बट याद रखना, सामने वाला सर्वर चालू चाहिए, नहीं तो उसको ही बंद कर दोगे तो आपका यहाँ पे माउंटिंग पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि वो माउंट नहीं कर पाएगा। शेयर उसने किया है, वो डेटा उसका है, सिर्फ हमने हमारे इस जगह पे उसको माउंट करके रखा है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है आपको कुछ भी शेयर करना है तो। जैसे देखो हमने जो किया, फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करते, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतना आसान है। देखो क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर को नाम देता हूँ मैं इन्फो, ये मुझे शेयर करना है। फुल परमिशन देता हूँ chmod 777 फॉर इन्फो, दे दी। अब इसके बाद कुछ कंटेंट बनाते हैं ना, ताकि शेयर करने के बाद पता तो चले हमें हाँ हुआ है कुछ इन्फो। और इसमें फाइल बनाता हूँ चलो सिक्योरिटी नाम से, 1 से लेके 5 तक बना देते, .5, कोई एक्सटेंशन नहीं देता, बना डाली। चेक करना है तो देखो इन्फो में फाइल बनी है, हाँ बनी है। अब आप सिर्फ एक्सपोर्ट फाइल को बता दो, क्योंकि पैकेज आपके पास पहले से है, इंस्टॉल है, स्टार्ट है, एनेबल है, सब कुछ है। तो vim etc एक्सपोर्ट्स को बताना पड़ेगा, आते। और एक्सपोर्ट्स के लिए चाहे तो इसे वाई वाई कर लो, कॉपी और पेस्ट, सिर्फ इंस्टेड ऑफ डेटा इधर लिखो इन्फो, बस हो गया शेयर। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट, सर्विस को तो अपडेट कर दो, क्योंकि उसे पता तो चले आपने शेयर किया। तो सिस्टम ctl रिस्टार्ट nfs हाइफन सर्वर, तो बस आपका इधर से सब कुछ काम हो गया। वेरीफाई करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट fs कमांड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट fs करने से आपको पता चलेगा कि आपने क्या शेयर किया है। तो पहले वाला भी एक था और ये भी एक है, तो दोनों हमने शेयर किया है। तो एक्सपोर्ट fs आपको दोनों की लिस्ट शो कर देगी। ठीक है, इसको स्टार्ट होने देते हैं, क्योंकि कोई भी सर्विस कभी टाइम नहीं लेती, मेरे सिस्टम में ये टाइम लेने लगी है। ठीक है, हो गया। अब एक्सपोर्ट fs हाइफन rv, देखो दोनों की दोनों शेयर हो गए। चलो फिर क्लाइंट पे देखते हैं माउंट करके। तो क्लाइंट पे आते हैं और यहाँ पे माउंट करना है। ठीक है, तो सीधा माउंट चलाते हैं, एमएनटी का इस्तेमाल करेंगे ना, हाइफन यूज करते यहाँ पे टी एनएफएस, और सामने वाले ने जो शेयर किया उसका आईपी 192.168.0 डॉट, उसका आईपी है 2, उसने शेयर किया। शेयर जो किया उसका नाम है इन्फो, और मुझे चाहिए एमएनटी में। अब देखो एमएनटी में जाके आपको मिल जाएगा उसने जो शेयर किया था, आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें आपको हेडेक वाली बात ही नहीं। अब देखो ये होने के बाद ना, हम और एक सिंपल प्रैक्टिकल समझते हैं यहाँ पे, सांबा को भी देख लेते हैं। ओके, क्योंकि सांबा को इसके साथ देखेंगे ना तो आसान हो जाएगा। तो सांबा तो मेरी लिस्ट में नहीं था, लेकिन सांबा को उठा लेते हैं बाहर से। सांबा यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, कंप्लीटेड रिमेन इधर मिल जाएगा। तो दोनों को साथ में देखेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या है ना, ये भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सांबा कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बाहर। अब हमने जो देखा वो देखा NFS 28 नंबर का, तो इसको मैं 29 हमारे नंबर के सीरियल के हिसाब से रखूँगा। बाकी वालों को चलो आगे पीछे होने दो, तो उसको हम बाद में सीरियल नंबर दे देंगे। ठीक है, तो DHCP को हम 30 नंबर पे देख लेंगे या 31 पे, जो कुछ होगा। तो अब सांबा देखो, सेम हम इसकी भी स्टेप जो करेंगे ना, वो एम सर्वर पे करेंगे। तो एम सर्वर को ही हम हर बार सर्वर बनाने वाले हैं। तो अब सांबा को देखो, एनएफएस में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई लॉजिक ही नहीं था, इतना सिंपल था। जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की बात ना होना, हमेशा एनएफएस के साथ जाओ। बट आपको लगता है मैंने कुछ शेयर किया है और इसे यूज़र नेम पासवर्ड ऐसी कुछ सिक्योरिटी हो उसके साथ ही एक्सेस किया जाए, तो आप सांबा का इस्तेमाल करना। अब सांबा कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है ये भी देखो। तो सांबा जो है, सांबा प्रोवाइड सर्वर क्लाइंट सॉफ्टवेयर, एक सर्वर पे क्लाइंट पे दोनों पे चाहिए। और सांबा में सबसे बड़ी बात या अच्छी बात यह है ना
कि सांबा से यदि कुछ शेयर करोगे ना, विंडोज वाला भी एक्सेस कर पाएगा, ना कि सिर्फ लिनक्स वाला। तो ये दोनों के साथ शेयर करने की एबिलिटी रखता है। ओके, मतलब मैं यहाँ से शेयर कर दूँ, कोई विंडोज वाला भी है ना मेरे इन्वायरमेंट में, तो सांबा से जो शेयर किया उसे वो भी एक्सेस कर लेगा। चलो फिर इससे समझते हैं। तो सांबा पहली बात फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये री इम्प्लीमेंटेशन है एसएमबी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का। विंडोज में जो एसएमबी होता है, जिसे बहुत लोग नेट बायस के नाम से जानते हैं, तो उसका ही ये ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है। डेवलप किया था एंड्रू ट्रिगेल ने। और सांबा बहुत ही पॉपुलरली आज भी विंडोज़ में भी यूज़ होता है। विंडोज़ में उसे एसएमबी कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सीआईएफएस प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ करता है, सीआईएफएस कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। और लिनक्स वाले इसे सांबा नाम से जानते हैं। तो देखो क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सांबा स्टार भी करोगे ना तो भी चलेगा, बट सांबा को स्टार नहीं करेंगे, क्योंकि सांबा स्टार करोगे तो इसके नाम से जितने सॉफ्टवेयर है ना बहुत ज़्यादा है, जिनकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जहाँ पे 10 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है 50 लेके आएगा, इसलिए हम स्टार नहीं डालेंगे। नहीं तो क्या करता है, हर सॉफ्टवेयर जो सांबा से शुरू है उसको लेके आएगा। हम सांबा, सांबा कॉमन एंड सांबा क्लाइंट को चाहते हैं, ये तीन हमें चाहिए। तो हमारे सर्वर पे आ जाओ, क्योंकि जैसे इन्हें पे शेयर किया था वैसे हम इसको अब सांबा सर्वर बनाएंगे। तो ये रहा हमारा सर्वर। स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पे सांबा चाहते हैं। अब मैंने जो आपको बोला ना कि आप यहाँ पे स्टार मत लगाना, नहीं तो आप स्टार लगाओगे तो देखो होता क्या है, हम यस नो कहेंगे ना इससे। तो लगा देता हूँ स्टार। देखो इतने सारे टूल ले रहा है, मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ नो, मुझे नहीं चाहिए ये जो तुम ऑफर कर रहे हो। एंटर, हटा दिया। तो हमें कौन कौन चाहिए, हमें चाहिए यम इंस्टॉल। पहले मुझे चाहिए सांबा, फिर मुझे चाहिए सांबा हाइफन कॉमन, और फिर मुझे चाहिए सांबा हाइफन क्लाइंट। इन तीनों की ज़रूरत है। अब इन तीनों के साथ एंटर करते हैं। अब देखो आपको बता देगा ये कि सिर्फ ये दो और एक डिपेंडेंसी के लाइब्रेरी आई है और कॉमन वाला, तो तीन टूल प्रॉपर है, एक डिपेंडेंसी के साथ है। तो जो अनवांटेड नहीं चाहिए थी इसलिए हमने स्टार को हटा दिया। देखो अब ये इंस्टॉल हो जाएंगे। चलो अब सांबा का जो पैकेज था इंस्टॉल हो गया। अब आप सर्विस को स्टार्ट कर दो। तो कमांड होगी systemctl स्टार्ट। देखो यहाँ पे दो सर्विस को स्टार्ट करना है, एक होती है एसएमबी और दूसरी होती है एनएमबी। तो एसएमबी सर्वर मैसेज बॉक्स और दूसरी एनएमबी नेट बायस, ताकि सामने वाले विंडोज़ वाले भी है ना तो एक्सेस कर सके। आप ऐसी चार सर्विस को भी डालोगे तो एट अ टाइम स्टार्ट की जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एनेबल भी करेंगे, हमें पता है रिबूट के बाद बंद हो जाती है, तो इनेबल करने से परमानेंट ऑन होती है। तो एसएमबी और एनएमबी को इनेबल कर दो, हो गई परमानेंट ऑन। अब सामने वाला हमारे पास आएगा सांबा शेयर को एक्सेस करने, तो हमारा फायरवॉल उसे आने नहीं देगा। तो फायरवॉल को भी बताओ, फायरवॉल हाइफन cmd डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन ऐड हाइफन सर्विस इट्स अ सांबा। तो सांबा को भी ऐड किया। अब फायरवॉल को रिलोड कर दो, फायरवॉल हाइफन cmd डबल हाइफन रीलोड। देखो हो गया रिलोड। बस इसका भी इश्यू सॉल्व। अब सिर्फ रह गया शेयर क्या करेंगे। ओके, तो कोई ना कोई फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो बनाते एक, चलो फोल्डर को नाम देते इंडिया। इंडिया नाम का फोल्डर शेयर करेंगे इस बार, और इंडिया में कुछ फाइल बना देते हैं फिर से। तो टच, और इंडिया में फाइल बनानी है, फाइल को नाम देता हूँ चलो भाई टेस्ट। 1 से लेके 10 तक फाइल बनाते हैं। एक्सटेंशन तो कुछ भी लगा सकते, वैसे भी एम्प्टी है, तो txt। ठीक है, ls इंडिया। देखो इंडिया में 10 फाइल आ चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको शेयर करना चाहते हैं, और इस बार हमने देखा है कि सिक्योरिटी होने वाली है, यूज़र वैलिड यूज़र वो सब कुछ होगा, पासवर्ड सामने वाले को बताना पड़ेगा तभी इंडिया का डेटा एक्सेस होगा। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात है। एनएफएस में तो एक्सपोर्ट फाइल थी,
यहाँ पे देखो VIM ATC में सांबा होता है और सांबा में एक फाइल होती है जिसका नाम है smb.conf। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसको हमें बताना पड़ता है हम क्या शेयर कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल देते हैं। तो चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आएंगे। यहाँ पे पहले से कुछ लाइंस है, तो इंसर्ट मोड में आ जाओ, एंटर कर दो, या फिर आपने यहाँ पे भी नीचे लिखा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेम स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नाम देना है कि आप शेयर क्या कर रहे हो। चलो आप इंडिया फोल्डर शेयर कर रहे हो, ये आपकी चॉइस हुई कि आप इंडिया को शेयर कर रहे हो, बट मैं उसे किस नाम से देना चाहता हूँ ना, वो नाम तो यहाँ पे होगा। मतलब मैं जो भी नाम से उसको देना चाहता हूँ, तो मान लो मैं उसको, ये एक सिक्योर प्रोजेक्ट है तो इसको कुछ नाम देना चाहते हैं, मान लो मैंने इसको नाम दिया लूसीफर, कुछ भी दे सकते हो आप। मैं उसको लूसीफर नाम से शेयर कर रहा हूँ, तो उसे एक्सेस भी लूसीफर से करना पड़ेगा, उसे कोई लेना देना नहीं, मैं इंडिया रखा था कि और कुछ रखा था। चलो जो हम रखेंगे वो, तो मैंने लूसीफर रखा, ठीक है। या फिर आपको लगता है माई क्लाइंट, माई सर्वर, जो कुछ देना है आपका नाम लिखा तो भी चलेगा, इट्स अवर चॉइस। और ये नाम मुश्किल लगता है, चलो कुछ आसान कर देता हूँ। ओके चलो ISI बोल दिया, ISI नाम से शेयर कर देंगे, ठीक है। अब आपको पहले ये बताना है कुछ कमेंट देनी है क्या, ऑप्शनल है, कमेंट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, देनी है तो चलो दे देते कमेंट। इक्वल टू, चलो वेलकम कर देता हूँ, कमेंट में लिखा वेलकम, ठीक है। फिर पाथ आपने क्या शेयर किया, तो मैंने तो इंडिया शेयर किया, फिर ये भी इसे समझा दिया। अब सामने वाले को इंडिया ब्राउज होना चाहिए, आप कहोगे तो ही होगा, यस ब्राउज होना चाहिए, तो ब्राउजेबल इज इक्वल टू यस, अब उसको ब्राउज होगा। क्या वो वहाँ पे राइट कर सकता है, नो, वो रीड ओनली डेटा होगा, वो सिर्फ रीड कर सकता है, रीड ओनली, यस, ये भी हो गया। अब इसके बाद आप तो चाहते हो कि स्पेसिफिक यूज़र के साथ ही देना है, तो यस मैं इसे कहता हूँ वैलिड यूज़र्स, मेरे पास जो वैलिड यूज़र्स है उनके नाम बताओ। तो आप चाहते हो कि वो रोहित नाम से एक्सेस करेगा, तो वैलिड यूज़र रोहित होगा, ठीक है। फिर अलाउ होस्ट, कौन कौन इसे एक्सेस करेगा, तो अलाउ होस्ट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.0, आगे आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको यहाँ पे नेटवर्क बिट देने होते हैं, होस्ट बिट को आप यहाँ पे मेंशन करोगे नहीं। आप नोट्स में देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाई किया हुआ है, जब आप सामने वाले के साथ शेयर करोगे, अलाउ होस्ट, होस्ट अलाउ आगे पीछे हो गया मेरा, ये सही है, मैंने गलत लिखा है शायद उधर। तो आपको इस नेटवर्क के साथ शेयर करना है, सिर्फ उसके नेटवर्क बिट को दोगे आप, होस्ट बिट आपको इग्नोर करने हैं। तो चलो फिर आते हैं हमारे यहाँ पे, जो गलती मैंने की है, होस्ट्स अलाउ है, मैंने अलाउ होस्ट लिखा, तो होस्ट्स अलाउ, कौन एक्सेस करेगा, तो 192.168.0 वाले जो भी होंगे जिनका IP यहाँ से शुरू होता है वो सब करेंगे। अब देखो सब कुछ सही से तो हमने सेट कर दिया, बट ये रोहित का क्या, रोहित तो मेरे पास कोई है ही नहीं, ओके तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं है तो, क्योंकि हमने वैलिड यूजर रोहित रखा है। चलो बाहर एक बार सेव करते हैं, और इस फाइल में आपने और एक बात ध्यान दी होगी ना, तो इसका कहना है आपने जो कुछ लिखा यदि ये गलत है या सही है, ये वेरीफाई करना चाहते हो, सो यूज करना इस कमांड को, रन टेस्ट पाम टू वेरीफाई कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, आपका कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है कि आफ्टर द मॉडिफिकेशन। तो चलो चलते फिर, और क्विट करता हूँ, टेस्ट पाम कहा था, देखो कोई एरर यहाँ पे नहीं है, एरर होता तो आपको यहाँ पे दिखा देता, देखो प्रोसेसिंग सेक्शन ISI कोई नहीं बोला इसमें, और देखो आप गलती करके देखना चाहते हो तो भी सही है। तो आते ही यहाँ पे फिर से हमारी फाइल को ओपन करते हैं, जानबूझ के कुछ गलती करते हैं, फिर क्या दिखाता है एरर में वो तो चेक करते हैं। फिर आते ही यहाँ पे मैं पाथ जो है ना उसका स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है, मान लो मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, सेव राइट एंड क्विट, इसे बोलते टेस्ट पाम चलाओ। देखो अननोन पैरामीटर ISI में गलती है,
तो ये बता रहा है आपको, इसलिए ये कोड को चेक करने का तरीका है। तो फिर इसे ठीक ठाक कर देते हैं हमारे कोड को, ताकि ये सही से शेयर तो हो। इसलिए मैंने होस्ट का स्पेलिंग सही नहीं किया होता तो बाद में मुझे बता देता हो शायद। तो एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब हो चुका है, सब कुछ हो चुका, सिर्फ एक ही इश्यू रहा रोहित का। चलो यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड रोहित हो गया। अब देखो सामने वाला जब इसको एक्सेस करेगा ना रोहित से, रोहित का पासवर्ड भी पूछा जाएगा। बट मैं रोहित का यहाँ का लॉगिन पासवर्ड उसके साथ नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि मान लो आप किसी को पासवर्ड दे दोगे और सीधा एसएससी से भी हमारे सिस्टम को कनेक्ट हो गया तो हम सांबा का अलग से पासवर्ड बनाएंगे, एसएमबी पासवर्ड ऐड फॉर रोहित। तो सांबा का अपना खुद का पासवर्ड होगा और ये रखता मैं 111, एंटर 111। अब सब कुछ हो गया है। अब आप यहाँ से कुछ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, मतलब जो शेयर किया आपने शेयर हो जाएगा। सिर्फ सांबा सर्विस को रिस्टार्ट कर दो, हमने जो कुछ किया उसको पता तो चले। सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट एसएमबी और एनएमबी एंटर करते हैं, हो गया। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो सामने वाला अब आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। बट बात सामने वाली की आएगी तो एक्सेस करेगा कैसे? तो अब देखो क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन, तो क्लाइंट पे भी ये पैकेज होनी जरूरी है। तो चलते हैं क्लाइंट पे, क्या चाहिए? CFS-util और NFS-samba-client। तो ये स्लिप पे गया होगा तब तक हमारा डेस्कटॉप सिस्टम, कोई बात नहीं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन, और पहले हम इंस्टॉल करेंगे यम इंस्टॉल CIFS-utils, और दूसरा चाहिए samba-client। ये दोनों को इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाएंगे। देखो नहीं है, वो बोल रहा है दोनों को इंस्टॉल करूंगा, करो फिर यस। अब देखो ये इंस्टॉल होंगे। अब NFS इसमें बहुत कुछ सिमिलैरिटी, ये दोनों प्लेटफॉर्म को चलेगा। NFS भी एक को चलता था, लिनक्स को देता था, ये विंडोज को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब ये भी हो गया, पैकेज आ गए। अब मैं एक्सेस कैसे करूं? तो देखो सेम कमांड डाल दो, माउंट -t, और ये जो है ये CIFS फाइल सिस्टम का री इम्प्लीमेंटेशन है। क्लाइंट साइड पे आज भी CIFS यूज होता है, दैट्स वाई हमने CIFS डाला। और माउंट करते वक्त ये फाइल सिस्टम पूछेगा तो यहाँ पे भी हम CIFS ही लिखेंगे। CIFS से कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। ठीक है, शेयर किसने किया? तो शेयर मुझे किया 192.168.0.2 वाले ने। उसने शेयर क्या किया? तो शेयर का नाम ISI है। मैं उसे कहाँ पे माउंट करना चाहता हूँ? तो यार पहले एमएनटी में तो हमारी पुरानी फाइल होगी ना, हटा देता हूँ, कुछ नया बनाते, एक फोल्डर बनाते लोकल। तो सांबा नाम देता है इसको, सांबा में माउंट करेंगे। ठीक है, फिर से कमांड हमारी माउंट -t फाइल सिस्टम टेबल CIFS कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, और मुझे शेयर करने वाला सिस्टम है 192.168.0.2। इसने मुझे शेयर किया। अब रही बात शेयर क्या किया, तो ISI फोल्डर शेयर किया। मैं माउंट करना चाहता हूँ सांबा फोल्डर में जो मेरा लोकल है, बट यहाँ पे इशू किसका है? यूज़र का। तो यहाँ पे बताना -o ओपन विथ यूज़र नेम इज इक्वल टू रोहित। अब देखो एंटर करोगे तो आपको बोलेगा रोहित का पासवर्ड बताओ। तो रोहित का पासवर्ड तो 111 है, एंटर। सब कुछ सही है तो आपको डेटा मिल जाएगा, और कुछ इश्यू हुआ तो नहीं मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं गलती है तो मिलने वाला नहीं है। और इसका इतना टाइम देख के तो लग रहा है कि पासवर्ड तो पूछ लिया था, मतलब यहाँ तक सही था, बट शायद हो गया है क्या, तो पता चलेगा LS। और माउंट कहाँ पे किया? सांबा में। परमिशन डिनाइड, ये बोल रहा है परमिशन ही नहीं है। फिर आप सांबा में जाके देखो, सांबा आ गए, देख ही नहीं पा रहे, हमने तो शेयर किया ना। अब एक काम करो, बाहर आ जाओ,
और थोड़ी देर के लिए अनमाउंट कर दो सांबा से उसे, क्योंकि हमारा सांबा वैसे भी खाली था। अब ये एलएस करने को मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि माउंटिंग पॉइंट हट चुका है, क्योंकि सांबा में कुछ नहीं है तो खाली दिखा रहा है। अब यू नो कि गलती कहाँ पे हुई है। देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हुई है। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है। सिर्फ मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ, सेट इनफोर्स और 0। बस 10 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब था इसका। अभी इसको ऐसे ही समझो, मैंने एक कमांड चला दी सर्वर पे। अब आ जाओ क्लाइंट पे, आ गए। अब फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और सेम कमांड चलाता हूँ रोहित वाली, एंटर। ये पासवर्ड पूछेगा, 111 है, एंटर। होने दो फिर से माउंट। हो गया, चेक कर लो एलएस सांबा में क्या है। आ गई वो फाइल। तो सेट इनफोर 0 का कुछ मीनिंग है, राइट। तो उसने हमें ब्लॉक किया था, अब ये परमिशन हमें मिल गई। क्या है ना उसका मीनिंग, 10 मिनट देना, उसके बाद देखेंगे। अभी सांबा को एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने जो माउंट करना था वो किया, बट आपको पता है ना ये जो है ये क्या है, टेम्पररी है। रिबूट के बाद क्या होगा, चला जाएगा। तो हम तो परमानेंट चाहते हैं ना कि रिबूट के बाद भी ना जाए। तो फिर से किसका नाम आएगा, एटीसी एब्स्ट्रैक्ट का। तो चलो वीआईएम, पहले तो अनमाउंट कर लेते हैं थोड़ी देर सांबा को। यू माउंट सांबा कर दिया। ओके, अब सांबा में कुछ नहीं है, देखो सांबा खाली है। ओके, चलो वीआईएम एटीसी एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आओगे आप। जैसे एनएफएस को माउंट किया तो वैसे ऐड करने हैं रिकॉर्ड। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसमें स्लैश लगाने पड़ते हैं। 192.168.0.2 ने शेयर किया, और इधर सीधा लिखोगे ISI, इस नाम से शेयर किया। भले उधर बैकएंड में इंडिया फोल्डर है, लेकिन शेयरिंग का नाम वही होगा जो हमने सेटिंग की स्क्वायर ब्रैकेट में दिया था, ISI। कहाँ पे माउंट करना है, सांबा में, फाइल सिस्टम CIFS एंड इट्स अ डिफॉल्ट 0 स्पेस 0। अब कोई पूछे CIFS क्या है, तो इट्स अ कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। सांबा इज अ ओपन सोर्स पैकेज दैट री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CIFS का ही वो इम्प्लीमेंटेशन है ओपन सोर्स वालों का, दैट्स वाई CIFS यूज होता है। तो अब लगता है सब कुछ सही है, बट ये देखो हम परमानेंट में डालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारा सिस्टम रिबूट होता है ना, बूटिंग टाइम इसे माउंट कर लेता है, जो यहाँ पे मिलता है। अब ये सोचो, इसको माउंट किया बूटिंग टाइम तो हो जाएगा, लेकिन सिस्टम इसको माउंट करेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा, रोहित का पासवर्ड वो कौन बताएगा उसे। रोहित के पासवर्ड के कारण ये माउंट हो ही नहीं सकता। तो आपको एक काम करना है, इसमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मैं कैसे पासवर्ड देता हूँ, इसको कहता हूँ क्रेडेंशियल्स। तुम्हें जो क्रेडेंशियल चाहिए रोहित की जो जरूरत पड़ेगी, वो तुम रूट में जाना। रूट में तुम्हें मिलेगी एक फाइल जिसका नाम होगा, आप जो देना चाहो, तो मैं देता हूँ pass.txt, ये फाइल मिलेगी, कॉमा। तो देखो ये करेगा क्या, जब इसे रोहित के यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी ना, ये इस फाइल से कांटेक्ट करेगा। हमारे पास नहीं है लेकिन हम बना देंगे उसे। तो क्रेडेंशियल्स इक्वल टू रूट पास डॉट टी एक्सटी, मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, पाथ कहीं पे भी दे सकता हूँ, बट बाहर रखो तो कोई भी एक्सेस करेगा। जानबूझ के रूट के घर का इस्तेमाल किया, कोई वहाँ पे जा ही नहीं सकता। तो एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब देखो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे ना, माउंट हैपन ए, काम होगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो जाएगा फाइल ढूंढने, वो बोलेगा फाइल ही नहीं मिल रही है। देखो ओपनिंग क्रेडेंशियल बट कोई फाइल ही नहीं है। तो आप क्या करो, बनाओ सच में, रूट में जाओ, रूट और एक फाइल बना दो pass.txt, और इस फाइल में लिखना यूजर नेम जो चाहिए उसका नाम रोहित है, और पासवर्ड जो है रोहित का वो 111 है। रूट के घर में कोई इसे रीड नहीं कर सकता, सो डोंट वरी अबाउट कि पासवर्ड हमने प्लेन टेक्स्ट में लिखा। अब सेम कमांड फिर से चलाओ, माउंट की, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा।
अब सांबा में कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे चेक किया था। जैसे ही कमांड कंप्लीट होगी आप सांबा में देख लो, आपको फिर से वो डेटाबेस मिल जाएगा। मतलब परमानेंट माउंट भी कर सकते हैं, सिर्फ इशू पासवर्ड का आएगा तो पासवर्ड को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हो गया। अब चेक कर लो एलएस सांबा, देखो आ गया। यदि मैं इसे अनमाउंट भी कर दूं ना, यू माउंट सांबा, तो रिबूट के बाद अपने आप ये माउंट हो जाएगा, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड डाल के रखा है, यूजर नेम पासवर्ड आपने सब कुछ उसे दे दिया है, तो रिबूट करो ये ऑटोमेटिक माउंट हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है, बट इसमें पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशन है। एनएफएस में कुछ नहीं था। और जो मैंने बात की थी, विंडोज वाला भी इसे एक्सेस कर सकता है। ओके, अब विंडोज वाला एक्सेस कर सकता है, बट मैं चेक कैसे करूँ अभी, ये चैलेंजिंग है। क्योंकि देखो हमारे पास पहली बात तो वर्चुअल में विंडोज नहीं है, विंडोज है तो कहाँ पे, फिजिकल पे। और फिजिकल विंडोज की बात मैं करूँगा तो फिजिकल विंडो को जो आईपी मिला है ना, वो आईपी और वर्चुअल का आईपी दोनों मैच ही नहीं होते। जैसे देखो यहाँ पे मैं आईपी चेक करता हूँ विंडोज का, cmd आईपी कॉन्फ़िग, देखो इसका आईपी 101 है। इसको बोलोगे ना आप लिनक्स वाले को पिंग करे, ये नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की रेंज अलग है। वो 0 से शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है। अब रही बात में विंडोज का आईपी चेंज कर दूं तो हमारा इंटरनेट कैसे चलेगा फिर, मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास ऑप्शन एक है कि मैं लिनक्स वाले का ही चेंज कर दूं, ये कर सकता हूं मैं। सिर्फ देखो, आप ये प्लान करोगे चेंज करना है तो याद रखना, आप जितने भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको मैंने सजेस्ट किया है नेटवर्क सेटिंग किस पे रखनी है, इंटरनल पे। ओके, लेकिन आप जब इसकी कनेक्टिविटी फिजिकल वाले से बनाना चाहते हो ना, तो आपको श्योर इसे ब्रिज करना पड़ेगा, तभी ये फिजिकल विंडो से कनेक्ट हो सकता है। अदरवाइज दोनों की कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं। इंटरनल का मतलब है वर्चुअल बॉक्स में जितने भी ओएस है वो एक दूसरे के साथ इंटरनल कनेक्ट हो जाए, बट ये फिजिकल पे नहीं जा पाता। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये फिजिकल से भी कनेक्ट हो। तो देखो आपको सेटिंग में जाना है, सिर्फ इस प्रैक्टिकल के लिए। और सेटिंग में क्या रखोगे, ब्रिज। मेरा हमेशा ब्रिज ही होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को इंटरनल सजेस्ट किया है। क्योंकि ब्रिज क्यों नहीं किया, जब ब्रिज होता है ना, इंटरनेट चालू होना कंपल्शन होता है। अब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो कभी होता है कभी नहीं होता है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला सीधा इंटरनल का इस्तेमाल करो। ब्रिज करोगे और इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा ना, आपका आईपी तक सेट नहीं होगा। सब इस प्रैक्टिकल के लिए आप करना चाहते हो तो ब्रिज कर देना। अब ब्रिज कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मैं इसको फिजिकल उसके साथ कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। अब देखो ब्रिज होने के बाद आप इसकी कनेक्शन को देखोगे, NMCLI कनेक्शन शो। तो देखो हमारा आईपी सर्वर 0 पे चल रहा है, और अभी जो आईपी है ना, वो विंडोज के साथ कनेक्टिविटी कर ही नहीं सकता, पिंग भी नहीं होगा। जैसे आप ट्राई करोगे पिंग, विंडोज का आईपी है 192.168.1.101, नॉट पॉसिबल। तो एक तो उसको इसके रेंज में लाना पड़ेगा या इसको उसकी रेंज में। तो मैं फिजिकल का आईपी चेंज नहीं कर सकता, हमारा टोटल कनेक्शन बंद हो जाएगा इंटरनेट का। तो मैं इसका तो चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो ENP वाला है ना, ये ऑटोमेटिक पे होता है हमेशा। इसको यदि मैं ऑन कर दूं ना, ये मेरे राउटर से आईपी मांगने जाएगा और इसे आईपी मिल जाएगा राउटर से। और राउटर ने इसे आईपी दिया जिसने मेरे फिजिकल को दिया, तो बस सेम रेंज के आ जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो हम क्या करते हैं, NMCLI कनेक्शन डाउन करते हैं, सर्वर को बंद कर दिया हमने जो सेट किया था। NMCLI कनेक्शन ऑफ करते हैं ENP वाले को। अब आप आईपी को देखोगे तो IF कॉन्फ़िग चेक करना, आपको ऑटोमेटिक आईपी मिला होगा, 104 मिल गया। देखो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम विंडोज़ के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। पिंग 192.168.1.101 हो गया कनेक्ट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, विंडोज़ वाला तो हमसे डेटा भी एक्सेस कर सकता है, बट फिर भी अभी एक कंडीशन चेंज करने पे होगा, तब तक नहीं होगा। और वो कौन सी, जो आपकी फाइल थी ना, vim etc samba, और सांबा में था smb.conf। इस फाइल में देखो हमने क्या लिखा था, हमें एक्सेस कौन कर पाएगा, सिर्फ 0 वाले नेटवर्क। तो विंडोज़ तो 1 वाला है, नहीं कर सकता। तो आप इसको मॉडिफाई पहले करो, नहीं तो सच में विंडोज़ वाला हमें एक्सेस नहीं कर सकता। अब सब कुछ सेट कर दिया, अब तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ सर्विस को रिस्टार्ट कर दो, systemctl रिस्टार्ट।
SMB और NMB। हो गया काम। अब चलो सीधा विंडोज पे, विंडोज वाला भी उसे एक्सेस कर सकता है। विंडोज पे कैसे करना है देखो, तो आप विंडोज आर करोगे, जिन्होंने विंडोज पे पहले भी एक्सेस किया ना, सेम मेथड विंडो टू विंडो होती है, डबल स्लैश लिखना और हमारा आईपी देना लिनक्स का, क्या था वो 192.168.1.104, और हमने शेयर को नाम क्या यूज किया, ISI। एंटर करो, सब कुछ सही है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाएगा। देखो पूछा, तो यूजर नेम हमारा रोहित है, पासवर्ड 111 है, और ओके कर दो। आ गया। हमने टेस्ट फाइल 10 शेयर की थी, वहां से 10 के 10 इधर ओपन हो गई। इसलिए कहा कि ये बहुत प्लेटफॉर्म या क्रॉस प्लेटफॉर्म से काम करने की एबिलिटी रखता है। तो सांबा कर सकता है, एनएफएस नहीं कर सकता। ये सांबा में सिक्योरिटी भी है, मतलब जब सिक्योरिटी के साथ डेटा देना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, तो सांबा वहाँ पे आपके लिए बेटर साबित होगा। और जब आपको क्विकली आपको शेयर करना है फास्टेस्ट वे विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो आपके लिए एनएफएस उस कंडीशन पे बेस्ट है, तो आप एनएफएस का इस्तेमाल करोगे। अब रही बात और एक, ओके इस पे आते हैं। मैं फिर से पुराना आईपी इसको सेट कर देता हूँ, सिर्फ विंडोज को शेयर करने के लिए हमने ये किया। तो फिर से हम डाउन कर देंगे ईएनपी को, ईएनपी 0S3 डाउन रह गया, दैट्स वाई टैब नहीं चल रहा है, डाउन ईएनपी। ठीक है, इसके बाद ऑफ कर देते हैं हमारे सर्वर को, ऑफ सर्वर। और जो हमने सेटिंग में चेंज किया था अभी, उसको भी सेट करते हैं, वो आईपी चेंज किया हुआ, इसको इंसर्ट करके 0 कर देते। तो पहले जैसा कर दिया मैंने, कुछ नहीं रखा नया। ठीक है, अब रही बात वो सेट इनफोर्स क्या था जो मैंने डाला था। ओके, क्योंकि वो सेट इनफोर्स ना होता ना, देखो सामने वाला माउंट ही नहीं कर पाता। जैसे आप क्लाइंट पे फिर से चलो, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, हमने तो परमानेंट माउंट करके रखा है इधर। सांबा को चेक करते एक बार, ओह पासवर्ड गलत डाल दिया शायद, रेड हैट। ठीक है, हो गया। अब ls सांबा देखो, ओके शायद हमने वहाँ पे चेंज किया था ना माउंट आइपन, ये करते फिर से, चेंज नहीं किया था, यू माउंट ही किया था शायद मैंने थोड़ी देर पहले। अब माउंट हो जाएगा, बट उधर जाके हम सेट इनफोर्स को हटा देंगे ना, ये फिर से सांबा इनएक्सेसिबल हो जाएगा परमिशन के लिए। तो सेट इनफोर्स ना बहुत बड़ा मैटर है वहाँ का। देखो आ गया, ls सांबा को देखो, सांबा में क्या है, ये फाइल है राइट। फिर से अनमाउंट करते हैं, अनमाउंट और सांबा किया, अनमाउंट सांबा हो गया। अब आ जाओ फिर से यहाँ पे सर्वर पे, और जो मैंने लिखा था सेट इनफोर्स 0, मैं लिखता हूँ सेट इनफोर्स 1, बंद हो जाएगा उधर का सब कुछ। देखो लगता है होता है कि नहीं, तो इसे बोलो माउंट कर ले, माउंट हैपन ये। और अब सांबा माउंट तो हो जाएगा, लेकिन आप बोलोगे एलएस करने को, तो बोलेगा परमिशन नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, सेट इनफोर्स का ये सांबा से क्या लेना देना है, बस आपको उस पॉइंट को समझना है। अब देखो एलएस सांबा करके गया परमिशन, और उधर आओ, इससे बोलो सेट इनफोर्स 0। अब चलो उधर, इससे बोलते फिर से एलएस करो, आ रहा है, उधर जाके बंद करो, ये फिर से हो जाएगा ऐसा ही। अब ये है क्या मैटर, चलो अब इसको समझ लेते हैं लास्ट। तो देखो हम आते हैं यहाँ पे, पेंट पे आता हूँ अभी, पेंट। तो मान लो ये हमारा सर्वर है जो हमने अभी बनाया, सर्वर। फिर एक स्विच है, सिंपल नेटवर्क ड्रॉ करते फिर से जरूरत पड़ेगी,
उसको समझने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इसी में नहीं, हमें अगले बहुत सारे टॉपिक में रोकने वाला है ऐसा, इसलिए वो सेट इन्फोर्स समझ में आना जरूरी है, एक्चुअल वो करता क्या है। क्या प्रॉब्लम है इसे? ठीक है, तो कॉफी कर लेते हैं। चलो अब बहुत हो गए, इनफ है, कर देते हैं इनकी कनेक्टिविटी। तो ऐसा कुछ हमारा नेटवर्क होता है और ये हमारा सर्वर है, ऐसे हम कहेंगे ये है सर्वर। ठीक है, जिसको नाम सर्वर दिया, आईपी दिया हमने 192.168.0.2। ठीक है, अब ये रेडी है, हमारा काम कर रहा है, हमने यहाँ से डेटा भी शेयर कर दिया, और जो ये है, ये मान लो हमारे क्लाइंट लोग हैं, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप है, और ये सर्वर ने जो शेयर किया उसको एक्सेस करना चाहता है, इसका IP3 है। ऐसे हो सकता है आपके सिस्टम में 100+ हो, इसका IP4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो इससे बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपने यहाँ से एक फोल्डर शेयर किया, अब इसके लिए ना थोड़ा सा एग्जांपल ये समझो, जब हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं ना, वेबसाइट के कंटेंट हमारे सर्वर में होते हैं, जैसे जो होते हैं वो VR में होते हैं, www HTML में। जो भी वेबसाइट शेयर की जाती है दुनिया के साथ, तो कोई भी सर्वर उसे अपने पास कहाँ पे रखता है डिफ़ॉल्ट, इस लोकेशन में, अपाचे वाला। ओके, मतलब ये समझो, जब हम फेसबुक को भी विजिट कर रहे हैं ना, तो फेसबुक यदि अपाचे पे होस्टेड है, तो फेसबुक की वेबसाइट का टोटल कंटेंट कहाँ पे होंगे, फेसबुक के सर्वर पे, VR www HTML पे, उसके अंदर होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट पाथ वेब सर्वर का होता है। ओके, अब देखो, फेसबुक वालों ने फायरवॉल को ऑन करके रखा होगा, मतलब सर्विस को ऐड करके रखा होगा, HTTP और HTTPS को, क्योंकि वो ब्लॉक रखेंगे तो कस्टमर विजिट कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते, तो उनको ऑन रखना ही पड़ेगा। अब देखो, उन्होंने वो ऑन कर दिया, इधर जो उनकी FB की वेबसाइट थी, ये दुनिया के लिए ओपन हो गई, अब लोग विजिट करने लगे। बट अब ऐसा कोई रूल है क्या, कौन विजिट करेगा और कौन नहीं करेगा? कोई भी कर सकता है। ओके, छोटा बच्चा आ जाए या कोई अडल्ट है या कोई बूढ़ा आदमी है, सब विजिट करेगा, तो हर वेबसाइट को जा सकता है। और जब वो वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो किस लोकेशन पे पहुंच जाता है बाय डिफॉल्ट, सर्वर पे, इस पे, फेसबुक पे। मतलब सर्वर उसे VR www HTML में आने की परमिशन दे देता है। ओके, तो ये सब परमिशन इसको मिल जाती है। अब देखो, ये सब प्रॉपर चल रहा था, सर्वर कुछ भी शेयर करता था, सिर्फ एग्जांपल मैंने HTML का दिया, फिर हमने आज सांबा किया, ऐसे बहुत सारे शेयर कंटेंट होते हैं और क्लाइंट उसे एक्सेस करते हैं। लेकिन समझो, क्लाइंट तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ओके है, लेकिन जब हम पब्लिकली शेयर कर रहे हैं ना, हो सकता है फेसबुक को हैक करने के लिए इधर कोई हैकर बैठा है। अब हैकर आएगा तो फेसबुक को थोड़ी समझ में आएगी अच्छा पर्सन है कि हैकर है, नहीं पता चलेगा। वो आएगा तो फेसबुक का फायरवॉल आने देगा, वो आएगा, विजिट करेगा, ये भी ओपन होगा। लेकिन ये हैकर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये लोग सच में एक्सपर्ट होते हैं। ओके, अच्छे अच्छे सिक्योरिटी को ब्रेक करने की एबिलिटी ये लोग रखते हैं। तो फिर ये हैकर लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री में बहुत अटैक हो चुके हैं, वो ना फेसबुक को छोड़ के HTML में आ गए। ओके, बाहर निकलने लगे यहाँ से, और HTML मिल गया तो वहां से www में घुस गए, और www में से वो आ गए VR में। अब VR में से स्लैश में आ गए तो क्या बचा लिनक्स में? ये तो फेसबुक के सब डेटा को एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि लिनक्स का रूट लेवल ही यही है। और ये जो अटैक होता था ना, इसे जनरली कहा जाता है इट्स अ डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। बहुत नाम सुना होगा जो सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्टरी को ट्रैवर्स करके उस पर अटैक करते थे। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? फेसबुक वालों ने या हर वेब कंटेंट वालों ने उनको यहाँ पे आने दिया था, क्योंकि उनकी वो मजबूरी थी, सर्विस लोगों को देनी थी। बट इन्होंने अपनी पावर पे इनकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर लिया और सर्वर को ही हैक कर दिया। ओके, ऐसे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक हिस्ट्री में बहुत बार हो चुके हैं। अब सिक्योरिटी वालों के सामने ये चैलेंज था कि इन हैकर लोगों को ऐसे एक्सेस करने से कैसे रोका जाए। ओके,
तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी। अब देखो आपके एटीएम होते हैं, एटीएम ज़्यादातर बैंक के बाहर होते हैं, बैंक के अंदर क्यों नहीं रखते? क्योंकि रात को चोर आएंगे पैसे निकालने तो सीधे बैंक में एंट्री मिल जाएगी ना। मैक्सिमम होते हैं बैंक में तो उसको लॉक करके रखते हैं, ओपन नहीं रखते रात को। जो बाहर पब्लिक प्लेसेस पे वही एटीएम ओपन होते हैं, क्योंकि वो चाहते चोर अंदर ना आए। ओके, फिर यहाँ पे इशू क्या था कि अब ये लोगों को तो देना था और हैकर लोग बाहर जा रहे थे। ये लिनक्स वालों ने लॉजिक क्या लगाया देखो, इन्होंने क्या किया कि हैकर किस सर्विस से आ रहे हैं, HTTP या फिर HTTPS। तो इन्होंने समझा ये HTTPS का मतलब होता है ये यूज कर रहे हैं HTTPD सर्विस को। डी मतलब डेमॉन ग्रुप ऑफ सर्विसेज। जो भी HTTPD सर्विस को यूज कर रहा है ना, वो हमारी लिनक्स में क्या एक्सेस करेगा, ये पहले सोचो। तो वेबसाइट को एक्सेस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा HTML के अंदर क्या है ना वो उसे मिलना चाहिए, बाकी तो नहीं मिलना चाहिए। फिर इन्होंने फोल्डर को एक लेबल लगा दिया, इट्स कॉल्ड अ सिक्योरिटी लेबल। लेबल लगा दिया, क्या लेबल लगाया कि इस फोल्डर को HTTPD वाला एक्सेस कर सकता है। ओके, आज लिनक्स के ईच एंड एवरी फोल्डर पे ऐसे लेबल लगे हुए हैं और हर लेबल पे लिखा है उसे कौन एक्सेस करेगा और कौन नहीं करेगा। तो HTML पे लिखा हुआ है HTTPD वाला एक्सेस करेगा, बट www पे लिखा हुआ है इसे नहीं करेगा, ना इसे करेगा ना किसे करेगा। तो वो HTML को छोड़ के हैकर अब बाहर जा ही नहीं सकता। जब वो जाने का ट्राई करता है ना, तो ये सिक्योरिटी लेबल उसे ब्लॉक कर देता है। और ये लेबल लगाने की जो सिक्योरिटी उन्होंने लॉन्च की थी, इसे कहा जाता था या कहा जाता है SE लिनक्स। इट्स कॉल्ड सिक्योर इनहेंस लिनक्स। तो लिनक्स की जो सिक्योरिटी इनहेंस की गई, सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स, इट्स कॉल्ड SE लिनक्स। तो SE लिनक्स पॉलिसी क्या करती है, तो ये हर फोल्डर पे लेबल या फिर उसे कंटेक्स्ट कहा जाता है, कंटेक्स्ट। तो हर फोल्डर पे लेबल कंटेक्स्ट लगा दिया इन्होंने, हम उससे पॉलिसी बोल रहे हैं। और वो कंटेक्स्ट क्या डिसाइड करता है, कौन उस फोल्डर को एक्सेस करेगा और कौन नहीं करेगा। इससे क्या हो गया कि बाकी के जो कंटेंट है ना, उसको एक्सेस करने को हैकर जाते हैं तो उसको एक्सेस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको एसी लिनक्स सिक्योरिटी ब्लॉक कर रही है। एसी लिनक्स कहती तुम जिसे एक्सेस करने जा रहे हो उसका लेबल अलग है, आए हो HTTPD से, तो जिन पे HTTP का लेबल लगा है ना उसको एक्सेस करो, बाकी को टच नहीं कर सकते। और जब वो दूसरों को एक्सेस करने जाएंगे ब्लॉक हो जाते हैं। इसका ही कुछ रिलेशन हमारी इस प्रैक्टिकल से है। ओके, अब ये यहाँ पे फेलियर हो रहा है क्योंकि एसी लिनक्स बीच में आ गया। ये एसी लिनक्स क्या है, तो एसी लिनक्स एक एडवांस सिक्योरिटी है जो हर फाइल एंड हर फोल्डर को सिक्योरिटी लेबल देती है। जब भी कोई सर्विस वाला किसी अनऑथराइज सर्विस को एक्सेस करने का ट्राई करता है, एसी लिनक्स बीच में आ जाता है और वो उसे वहाँ पे डिनाई कर देता है। बट ये जो सिक्योरिटी है ना, ये 3 मोड पे काम करती है। बस इन 3 मोड को आपको समझना है। इसका जो पहला सिक्योरिटी मोड है उसे कहा जाता है इन्फोर्सिंग। दूसरा जो है ये कहा जाता है परमिसिव। और लास्ट वन जो थर्ड है ये सीधा डिसेबल है। डिसेबल का मतलब डायरेक्टली ऑफ, नथिंग एल्स। तो डिसेबल, बस इन 3 पॉइंट को समझो। ओके, जस्ट मोर 10 to 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ लास्ट पॉइंट को समझना भी, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। इसका तो हम बेसिक पार्ट आज समझ रहे हैं, ये 3 मोड में होता है क्या करता है। इसका एडवांस पार्ट तो हम HTTP के बाद समझेंगे जब सच में वो हमें ब्लॉक करेगा। ओके, अब ये 3 मोड में काम करेगा। पहला इन्फोर्स। इन्फोर्स का मतलब इफ एनीवन ट्राई टू ब्रेक लेबल सिक्योरिटी, देन ये क्या करता है, स्ट्रिक्टली ब्लॉक। सामने वाले को स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर देगा, वो कुछ नहीं कर सकता है इसके सामने। स्ट्रिक्टली डिनाई करता हूं ब्लॉक की जगह पे, स्ट्रिक्टली डिनाई, स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्टली डिनाई करेगा। ओके, वो कोई भी हमारे लेबल को पास करके नहीं जा सकता। जिसके बाद दूसरा काम होता है इसका परमिसिव। इसका मतलब क्या है, अलाउ। ये ब्लॉक नहीं करेगा, अलाउ, जस्ट स्टोर, जस्ट स्टोर लॉग।
और ये जो है ना स्ट्रिक्टली डिनाई तो करता है, स्टोर भी करता है लॉक को, स्टोर लॉक। और जो लास्ट वाला है, ओके, टोटल एसई लिनक्स ऑफ, टोटल एसई लिनक्स डिसेबल कहता हूँ। तो आप ये भी भूल जाओ कि आपके पास सच में कोई एसई लिनक्स है भी, आप बंद करते हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो टोटल बंद हो जाती है, ना लॉक से कोई लेना देना ना कुछ भी नहीं, ये टोटल बंद। तो तीन मोड, पहला वाला कोई भी रूल ब्रेक करेगा तो उसको स्ट्रिक्टली डिनाई कौन करेगा, एससी लिनक्स। लॉक को स्टोर करेगा, इसने ऐसा ऐसा ट्राई किया था, ये जो है परमिसिव, ये अलाउ करेगा, ये ब्लॉक नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, लॉक स्टोर करेगा। मतलब ये होता है कोई आ गया यहाँ से डब्ल्यू को एक्सेस करना चाहा और कर लिया, ये नहीं कुछ बोलेगा, बट लॉक फाइल में ये स्टोर रखेगा XYZ IP वाला आया था, उसने डब्ल्यू को एक्सेस किया। तो एडमिनिस्ट्रेटर को इतना तो पता चल जाएगा, हाँ किसी ने ऐसा ऐसा हमारे सिस्टम में ट्राई किया है। और डिसेबल का मतलब क्या है, टोटल बंद। तो एससी लिनक्स काम करता ही नहीं है। तो एससी लिनक्स तीन मोड में काम करती है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। ये देखो, ये आपके घर के सिक्योरिटी वॉचमैन जैसा है। रात को चोर आएंगे तो वॉचमैन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिनाई, उनको वहीं पे डिनाई कर देगा और सुबह आपको बता देगा रात को चोर आए थे, मैंने उनको भगा दिया। ओके, बट ये जो है आपके सीसीटीवी जैसा है। अब चोर आएंगे तो सीसीटीवी उनको भगा नहीं देगा, सीसीटीवी बोलेगा चोरी करनी है कर लो, मैं सिर्फ क्या करूंगा, लॉक को स्टोर रखूंगा, कल मालिक को बता दूंगा तुम ऐसे ऐसे लोग आए थे आपने क्या किया। तो ये लॉक को स्टोर करेगा, और ये तो ना सीसीटीवी है ना वॉचमैन सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे काम करता है। अब देखो, हमारा जो एसी लिनक्स चल रहा है, आपको चेक करना है वो किस मोड पे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे आओगे और लॉग इन करते हैं पहले रेड, तो इसको डिफॉल्ट ये 1 पे होता है, ठीक है। अब आप कमांड लिखोगे गेट इनफोर्स, आपको ये बताया जाएगा आपकी एसी लिनक्स किस मोड पे है, ये इन्फोर्सिंग पे है। ओके, तो ये इन्फोर्स मोड पे चल रही है, और इन्फोर्स पे चलने का मतलब है कोई सिक्योरिटी ब्रेक कर रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली डिनाई किया जाता होगा। तो कोई भी हमारी इस इन्फोर्सिंग की सिक्योरिटी के होते हुए फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। और जब मैं लिखता था ना सेट इन्फोर्स जीरो, जीरो करने से क्या होता है, देखो गेट इन्फोर्स मतलब चेक करना, परमिसिव, तो मेरा मोड चेंज होता है। तो जब मैं सेट इनपुट जीरो लिखा तो इसका मतलब परमिसिव है, और परमिसिव का मतलब है कोई सिक्योरिटी ब्लॉक कर रहा है तो ब्लॉक कर सकता है, सॉरी ब्रेक कर सकता है, सिर्फ लॉक को स्टोर किया जाएगा। दैट्स वाई जब हमें ब्लॉक किया गया ना, मैंने उसको परमिसिव मोड पे डाल दिया सिक्योरिटी परमिशन को, और जब सिक्योरिटी परमिशन परमिसिव पे गई तो हमें सांबा फोल्डर या जो शेयर था वो एक्सेस करने से ब्लॉक नहीं किया गया। बट जब जब मैं उसे वन करता था ये बंद होता था, क्योंकि इसका मतलब है ये सिक्योरिटी सेट हो गई इन्फोर्सिंग पे। तो सेट इन्फोर्स वन का मतलब आप अपनी सिक्योरिटी को इन्फोर्सिंग पे सेट करो, और जीरो का मतलब आप उसे परमिसिव पे सेट करते हो। आप सेट करते हो, ऐसा भी कर सकते हो, सेट इन्फोर्स मुझे परमिसिव करना है, सीधा लिखा परमिसिव चलता है, तो परमिसिव हो गया परमिसिव। आपको चेक करना है तो गेट इन्फोर्स, गेट इन्फोर्स मतलब चेक करना, हो गया परमिसिव। आपको इन्फोर्स करना है तो यहाँ पे इन्फोर्स लिखो, इन्फोर्सिंग, तो ये इन्फोर्सिंग पे आती है। अब चेक करोगे तो हो गई इन्फोर्सिंग। तो लिनक्स में जो सिक्योरिटी होती है इसे हम एससी लिनक्स कहते हैं, इसके पास बहुत सारे लेबल होते हैं और वो लेबल के हिसाब से अनऑथराइज पर्सन को रोकता है। अब सांबा देखो पहली सिक्योर सर्विस है, अब हमने क्या शेयर कर दिया था, आईएसआई। अब बात आईएसआई की कर लेना, तो ls-ld आईएसआई की परमिशन देखो, आईएसआई नहीं था, इंडिया था। यस, आईएसआई तो शेयर का नाम था, फोल्डर का नाम इंडिया है, देखिए इंडिया की। अब आप इंडिया को चेक करोगे तो लेबल तो नहीं दिखा, मैं तो बात कर रहा था लेबल होते हैं और लेबल के हिसाब से वो मैनेज करता है। लेबल ऐसे नहीं दिखते, लेबल दिखना होता है इधर जेड लगाना होता है। अब यहाँ पे भी बहुत कुछ है, अनकन्फाइंड यूज़र की इंफॉर्मेशन है, ये एसी लिनक्स के रोल होते हैं, लेकिन ये जो है डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टी, इट्स एसी लिनक्स लेबल।
इतनी फील्ड हमें हटके दिखाई दी है। देखो पहले हम परमिशन देखते तो यहाँ से आगे दिखता था, यहाँ से पीछे दिखता था, आज नया ये आ गया। तो यूजर रोल डिफॉल्ट इट्स अ लेबल एंड H0 इट्स अ सिक्योरिटी लेवल होती है। इन सब बातों को छोड़ दो, जिस पे ध्यान देना है वो लेबल है। ऐसे लिनक्स कोई छोटा टॉपिक नहीं है। RSC ऐसे हुआ आपका, RSC मान लो अभी चल रहा है हमारा, RSC के बाद प्रोफेशनल लेवल आती है, उसमें RSC SS होता है, रेड हैट सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। रेड हैट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का ना 90% सिलेबस जस्ट ऑन AC लिनक्स है, तो बहुत बिग सिक्योरिटी है। दैट्स वाई अब यहाँ पे आ जाओ। तो ये डिफॉल्ट है, इसीलिए हमारा सांबा इसे एक्सेस नहीं कर पाया। और आप चेक करोगे ना, यहाँ पे लॉग भी मिलेंगे। जैसे मैं लॉग फाइल में आता हूँ ग्राफिकली, आगे तो कमांड लाइन के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपको लॉग में पता चलेगा फेल टू रिट्राइव इन्फो इंडिया। ये जो फेलियर हुआ है, हमने ट्राई किया था इंडिया को एक्सेस करने का, तो ये लॉग में आया हुआ है कि लॉग को एक्सेस करने से ब्लॉक किया गया। कमांड लाइन देखेंगे तो और डिटेल में मिल जाएगा, बट अभी इसे इग्नोर करते हैं। आगे हम AC लिनक्स का एडवांस पार्ट देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ समझेंगे और डिटेल। तो इशू किसने किया? लेबल ने। अब मेरे पास दो ऑप्शन रह गए, सांबा से कुछ शेयर करना चाहते हो तो AC लिनक्स को परमिसिव पे डालो, यार परमिसिव पे डालेंगे तो कोई भी हैक करके चला जाएगा, ओके, और AC लिनक्स उसे ब्लॉक तक नहीं करेगी। तो मैं इसको परमिसिव पे नहीं रख सकता, मुझे इसको इन्फोर्सिंग पे रखना है। अब फायरवॉल की बात कर लो ना, जब फायरवॉल ने हमें ब्लॉक किया, जब हमारे पैकेज कल शेयर हुए उससे भी ब्लॉक किया, आज NFS को भी वो ब्लॉक करने वाला था, तो हमने फायरवॉल को बंद थोड़ी ही किया। हमने फायरवॉल को बता दिया NFS को आज के बाद तुम्हारे पास ले लो, आने देना इनको, फिर HTTP वालों को आने देना है, बंद नहीं किया हमने फायरवॉल को। सेम AC लिनक्स को बंद नहीं करोगे आप, ना परमिसिव पे डालोगे। परमिसिव तो टेम्पररी सोल्यूशन है। जैसे समझो मैंने सांबा सर्वर बना दिया, शेयर कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने सेटिंग में चेंज किया या फिर AC लिनक्स ब्लॉक कर रहा है, तो उस पर टाइम पे मैं टेम्पररी बेसिस परमिशन कर सकता हूँ, ओके, ट्रबल शूटिंग पर्पस। बट कभी भी परमिसिव या डिसेबल नहीं रखना है, ऑलवेज क्या होना चाहिए? इन्फोर्स। अब ये काम किसके बेसिस पे करता, कहा? लेबल के बेसिस पे। तो आप इसका लेबल चेंज कर दो, आपका काम ही फिनिश हो जाएगा। लेबल कैसे चेंज करूँ? तो अभी कमांड है ना, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीक पे दूंगा, क्योंकि कमांड आराम से 1.5 घंटा लेगी समझने को। अभी मैं डाल देता हूँ AC मैनेज फाइल कंटेक्स्ट -A, मतलब ऐड कर रहा हूँ, T मतलब टाइप, और सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर T, और मुझे जो शेयर करना है वो इंडिया को शेयर करना है दूसरों लोगों के साथ। ब्रैकेट नॉर्मल चाहिए। अब देखो, ये जो मैंने कमांड चलाई, इसके बाद इंडिया का लेबल ही चेंज हो जाएगा। मैंने नोट्स में लिखी हुई है, बट AC लिनक्स एडवांस पार्ट में हम इसका डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्या क्या होता है। तो ये इंडिया का लेबल चेंज करने की कमांड है। जो डिफॉल्ट लेबल था ना, वो हटके ये आ जाएगा। लेबल सिर्फ अभी अप्लाई हुआ, बट अभी शो नहीं होगा। शो करना है तो रिस्टोर कंटेक्स्ट आपको चलाना पड़ेगा। रिस्टोर कॉन -R रिकर्सिव वर्बोस इंडिया पे, एंटर। एरर नहीं है, ये शो कर रहा है इंडिया को रीलेबल किया मैंने। इंडिया के अंदर जितनी फाइल मिली सबको सांबा शेयर टी, सांबा शेयर टी, सांबा शेयर टी लगा दिया गया। अब आप देखोगे इंडिया का लेबल क्या है? ls-ldz के साथ। तो इंडिया का लेबल चेंज नहीं दिखा रहा। एक बार फिर से कमांड क्या डाली, तो इंडिया सांबा अंडरस्कोर शेयर इंडिया, सही है। फिर रिस्टोर में कोई प्रॉब्लम है, रिस्टोर इंडिया, अगेन रिस्टोर कॉन। अब चेक करते फिर से, डिफॉल्ट, कुछ तो इशू है। हमारी सिक्योरिटी किस पे चल रही है? गेट इन्फोर्स, इन्फोर्सिंग पे है, ठीक है। सेट इन्फोर्स, फिर से सेट करते इसको 0 पे, फिर से 1 पे। अब चेक करते हैं गेट इन्फोर्स
enforcing and now label. एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, मुझे इसकी सेटिंग फाइल में जाके देखने दो। लेवल तो ऐड हो गया है। चलो एक बार उधर शो होता है कि चेक करते हैं, क्योंकि लेबल का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिक्योरिटी फाइल में लेबल आ चुका है। फिर क्लाइंट पे आके चेक करते हैं। क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है, लॉगिन कर लेते हैं रेड हैट। ठीक है, अब ls सांबा परमिशन डिनाइड है। ठीक है, यू माउंट करते, शायद ये अनमाउंटेड है इधर, इसके कारण प्रॉब्लम है क्या, तो चेक कर लेते। सांबा को अनमाउंट किया। ठीक है, अब फिर से माउंट करवाते हैं, माउंट हैपन ए। क्योंकि उधर इन्फोर्स ही रखा है, मुझे वही चेक करना है क्या इशू है अभी। तो एसी लिनक्स सिर्फ 3 मोड में होती है, कैसे ऑन ऑफ किया जाता है इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम अगले सेशन में देखेंगे तो बहुत डीपली समझेंगे। नहीं, इसको अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब इंडिया का इशू सॉल्व नहीं हुआ है। चलो फिर से एक बार, कहाँ पे हो, ये वाला। चलो अब 2 मिनट के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, फुली सिस्टम में नया डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir, और इसको नाम देते चलो पुणे। अब हम पुणे को शेयर करेंगे, और पुणे में कुछ फाइल बना देता हूँ टच इनसाइड पुणे, तो लिखता हूँ पुणे, और पुणे में फाइल बना देता हूँ चलो IT 1 से लेके 5 तक, ब्रैकेट कंप्लीट डॉट txt बना दी। अब पुणे का लेबल पहले देख लो, ls-ld पुणे, तो परमिशन आ गई, z लगा दो, लेबल दिखता है, तो डिफ़ॉल्ट है। अब मैं लेबल को चेंज करता हूँ, तो ऐसी मैनेज फाइल कंटेक्स्ट -a-t, मुझे लेबल शेयर करना है samba_share_t, और ये सेट करना है ऑन पुणे, और इन ब्रैकेट इनसाइड दैट ऑल कंटेंट ऑफ द पुणे। शायद मैंने उधर ना, मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क सेट करना भूल गया था, शायद चेक करते हैं, हिस्ट्री में मिल जाएगा, भूल गया था तो क्वेश्चन मार्क डालना भी जरूरी है मुझे वहां पे। देखते पुणे का लेवल सेट होता है कि नहीं, आइडिया आ जाएगी अभी। चलो ये तो हो गया, रिस्टोर चलाते हैं, रिस्टोर कौन, ऑप्शन rv/पुणे। ठीक है, कर दिया। अब पुणे का लेवल देख लेते क्या हुआ, देखो हो गया पुणे का तो सेट। फिर प्रॉब्लम उससे क्यों आया, तो हिस्ट्री हमें बता सकती है, मैंने कमांड गलत चला दी क्या, यस, मैं क्वेश्चन मार्क डालना भूल गया, सिंटैक्स ही गलत हो गया कमांड का, बाकी कुछ नहीं, दैट्स वाई ये इशू हुआ। ओके, तो सिंपल देखो, जब हम ऐसे लिनक्स को ऑफ करते तो एक्सेस हो जाता है, ऑन होती है तो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि हम तो कोई भी फोल्डर को शेयर करेंगे ना, तो उसका लेबल मैच होना चाहिए ऐसे लिनक्स के साथ। अब इंडिया के कारण जो इशू हुआ, वो लेबल मुझे फिर से सेट करना है, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर दूँ कि जो इंडिया है, फिर से डाल देता हूँ इधर इंडिया, बस अब इंडिया पे अप्लाई हो जाएगा। रॉन्ग एंट्री भी वहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन ये एडवांस पार्ट है, उसमें मैं बताऊंगा, अभी इस पे ध्यान ही दो, क्योंकि इसमें आ गए ना तो देखो सांबा कितना आसान लग रहा था, अब सांबा मुश्किल लगने लगेगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन नहीं लाना चाहता। तो रिस्टो कॉन ऑप्शन, रिस्टो कंटेक्स्ट ऑप्शन RV, कैपिटल RV, और इंडिया। ट्री लेबल तो बोला, लेकिन अब चेक करके देख लेते हैं क्या सेट हुआ भी या नहीं, तो इंडिया अब हो गया। अब इधर से हुआ तो उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिनक्स ऑन पे है, बट फिर भी हमारे कंटेंट अब हमें मिलते रहेंगे। तो अभी जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको करना क्या है, देखो आप प्रैक्टिस करते वक्त देखो आ गए, सिर्फ सेट इन्फोर्स ना 0 कर देना जब वो ब्लॉक करेगा, ये इसी मैनेज भी मत चलाओ, जैसे मैंने पहले किया था वो,
एसी लिनक्स को हम बाद में देखेंगे। अब जो मैंने एसी लिनक्स के लिए कमांड चलाई, गेट इन्फोर से क्या होता है, मोड पता चलता है। सेट इन्फोर से क्या होता है, तो जो मोड सेट करना है कर सकते हो। 0 का मतलब परमिसिव हो गया, 1 का मतलब इन्फोर्सिंग हो गया। बट यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे ना सेट इन्फोर्स, और आपने कुछ लिखा ही नहीं, आपको हेल्प दिखाता है कैसे यूसेज करना है। आप सेट इन्फोर्स इन्फोर्सिंग लिख सकते हो, परमिसिव लिख सकते हो, या फिर 1 या 0। बट देखो यहाँ पे कहीं डिसेबल बोला क्या, नहीं। ओके, ऐसा क्यों हुआ, देखो ये जो मोड है ना, समझो मैंने सेट इन्फोर्स 0 बोल दिया। ओके, सेट भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेक करोगे गेट इन्फोर्स के साथ, तो ये सेट है परमिसिव पे, बट ये टेम्पररी है। रिबूट करने के बाद ना कोई श्योरेंस नहीं कि ये परमिसिव रहेगा, क्योंकि ये सेट इन्फोर्स कमांड जो चलाते कमांड ही टेम्पररी है। आपने इनेबल किया तो इनेबल रहने का कोई श्योरेंस नहीं है। फिर कैसे फाइनलाइज होगा कि रिबूट के बाद कौन होगा, तो जो इसकी सेटिंग फाइल में फाइनल होता है ना, वही रिबूट के बाद फाइनलाइज होता है। ये तो आपका टेम्पररी है, रिबूट जब तक नहीं होता तब तक परमिसिव रहेगा। और डिसेबल एनेबल ऐसे ऑप्शन है ना कि डिसेबल में इसे कर दो तो बिना रिबूट के डिसेबल अप्लाई हो ही नहीं सकता। ये कैसे डायरेक्टली अप्लाई हो गया, 0 बोला तो बोला हो गया 0 परमिसिव, 1 किया तो इन्फोर्स हो गया। लेकिन मैं इसे डिसेबल बोलता हूँ तो सिस्टम को जब सबके लेबल बंद ही कर देने हैं तो रिबूट कंपल्शन है। दैट्स वाई टेम्पररी मोड में डिसेबल को नहीं रखा गया। अब परमानेंट की तरह से उस फाइल को देख लो, फिर स्टॉप करेंगे। तो vim etc में एक फाइल होती है एसी लिनक्स, और इसमें कॉन्फ़िग होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एसी लिनक्स इज इक्वल टू, ये परमानेंट मोड है। मैं बाहर कुछ भी सेट कर दूँ और रिबूट कर दूँ ना, आफ्टर द रिबूट इसका मोड इन्फोर्सिंग ही होने वाला है। और जब मैं चाहता हूँ परमानेंटली चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा परमिशन परमिसिव, स्पेलिंग वही लिखना जो आपको यहाँ पे दिखता है, इन्फोर्सिंग परमिसिव डिसेबल्ड, तो यहाँ से सेट होता है। ओके, अब देखो मैंने परमिसिव लिखा, वेरीफाई करना है तो क्या एक रिबूट करेंगे, कर दिया सेव। अब यहाँ पे चेक करो क्या है, गेट इन्फोर्स, ये बोल रहा है परमिसिव है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको 1 पे सेट कर देते हैं, मतलब इन्फोर्सिंग हो गया। मेन फाइल में क्या लिख के आए, परमिसिव, और कर दो रिबूट। रिबूट के बाद देखना आपका मोड ऑटोमेटिक परमिसिव हो जाएगा, क्योंकि जो फाइल में होता है वही फाइनलाइज किया जाता है आफ्टर द रिबूट। चलो यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ मैं इसे। तो आज आपको यम है इस वीक में करने के लिए, एनएफएस है और सांबा है। एसी लिनक्स एसी गेट इन्फोर्स सेट इन्फोर्स ये कमांड चला के देखो आप, बंद करना है ऑन करना है, या परमानेंट फाइल कहाँ पे होती है। लेबल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, लेबल का टॉपिक मैं सेपरेटली आपको अपकमिंग वीक में पढ़ाऊंगा। चलो हो गया ऑन, लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र नेम रूट, पासवर्ड रेड। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू टर्मिनल, और देख लो हमारा मोड कौन सा है। गेट इन्फोर्स, देखो हो गया परमिसिव ऑटोमेटिक। तो बस जो फाइल में होता है वो फाइनल होता है, और आप डिसेबल करोगे तो बिना रिबूट के वो डिसेबल नहीं हो सकता। ओके, तो
बाकी हम अपकमिंग वीक में आने के बाद देखेंगे। सिर्फ अब ये आज की नोट्स है ना, इसको मैं एक बार प्रॉपरली अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एससी लिनक्स, एनएफएस और सांबा देखा, सिर्फ इसके इशू है। इसको मैं आगे डाल देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, तो इसको 31 कर देता हूँ, ठीक है। और हमारी नोट्स में चेक कर लेता हूँ मैंने क्या क्या अपलोड किया है, कुछ रिमेन है तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो तब तक आपके कोई डाउट क्वेश्चन है आप लोग तो बताओ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।